हमारे नए भी जुड़े हुए हैं, तो अगर वो शुरुआत अपने कार्यों से, जो कार्य वो कर रहे हैं उससे शुरुआत करते हैं, और उसके बाद फिर हम अगले बात पर आते हैं कि हम उससे क्या करेंगे और क्या उससे हमें फायदा है या नहीं है। तो इन चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। मैं समय को बिना गवाए श्री मेहुल पटेल जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो आकर के आज अपनी बात पुनः हमें बताने का कष्ट करें, और साथ ही हमारे साथ आज जो वार्तालाप हो उसमें भी वो वार्तालाप करके हमारे जो साथी हैं वो सब प्रश्न उनसे करें और अपनी उसको समझने का प्रयास करें। तो आदरणीय मेहुल जी को का स्वागत है पुनः इस मंच में, और आप आकर के कृपया करेंगे। मेहुल जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही? यस पवन जी, कैसे हो आप? जी, सब बढ़िया होंगे। सब लोग बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते। जी जी, आप शुरुआत करें। थैंक यू। तो आपको मेरी आवाज आ रही होगी सबको? जी जी, बिल्कुल अच्छी तरह से आ रही है, बहुत बढ़िया। ओके सर। तो अ, आप सबको ओम और सबको प्रणाम। जैसे हम लोग जानते हैं कि आप जो एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हो वो बहुत इंस्पायरिंग है, और इससे काफी लोगों को प्रेरणा भी मिलती है, और हमारे जैसे जो यंगस्टर है इससे काफी मोटिवेट भी होते हैं आपकी एक्टिविटी से, आपके विचार से। क्योंकि कहा जाता है ना हमारे शास्त्रों में कि भाई माथा काटने से नहीं, माथा बदलने से ही बात बनती है। तो आप जो काम कर रहे हो वो माथा बदलने वाला काम है। तो जो लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल सॉल्यूशन तो यही है कि आदमी का माथा बदले, माथा काटने की जगह। तो इससे ही लंबे टाइम के लिए परिवर्तन आएगा, जिसके लिए आप नींव रख रहे हो, और ऐसा कह सकते हैं कि जो जड़ें तैयार कर रहे हो। क्योंकि मैं बहुत नजदीक से देख रहा हूँ काफी सालों से, तो ये देख के काफी आनंद भी होता है। और क्योंकि आप तो काफी फैक्टर और काफी पोर्टफोलियो में काम करते हो, तो एक एग्रीकल्चर तो उसमें एक छोटा सा पोर्टफोलियो है और एक छोटा सा कैटेगरी है आपके लिए। लेकिन आप इसमें भी काफी इन्वॉल्व हो सब लोग, तो इसको भी सीरियसली लेते हो। और जो मैं देखता हूँ कि काफी दूसरी कंट्रीज, ईरान हो गया या बाहर के लोगों को भी आप सपोर्ट कर रहे हो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए कौन सा बेटर रास्ता है, जिसके लिए क्या करना चाहिए, इसमें भारत के पास क्या है। और इसमें पतंजलि के जो आप पवन जी जैसे जो अ, जानकार, एक्सपीरियंस और जो टेक्निकल, जो प्रोफेशनल टीम है, जो इसमें कैसे इसको फार्मिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए जो मास स्केल में फार्मर्स है उसको कैसे मदद कर सकती है, उस पे आप जो काम कर रहे हो वो भी एक बहुत अच्छा और बढ़िया काम है। तो इससे क्या है कि खाली ऐसा नहीं है कि भाई भारत देश को जहर मुक्त खेती का फायदा मिलेगा, लेकिन इसमें करोड़ों लोगों के पेट में कम जहर जाएगा, उसके लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हो। और पता नहीं चलता, लेकिन इससे काफी लोग इंस्पायर्ड भी होते हैं। और जो लोग नहीं जुड़े होते उन लोगों तक कहीं ना कहीं इसकी असर जाती है। दिमाग में एक बार ऐसा ख्याल आ जाता है कि भाई मैं क्लोरोफायरिफॉस लेने जाऊं, तब मैं एटलीस्ट ये पूछता हूँ दुकान वाले को कि इसका कोई ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है तो बताइए। ज्यादा परिवर्तन नहीं होता तो इतना परिवर्तन तो ग्राउंड लेवल तक आ ही जाता है, जो सीधा सीधा दिखता नहीं है। हो सकता है वो फाइनेंस के चार्ट में ना दिखे, लेकिन आदमी के दिमाग में ये परिवर्तन आता है। तो ऐसे ही हम लोग आपसे जुड़ने के बाद काफी इंस्पायर्ड हुए थे, और काफी क्योंकि मैं 4-5 साल से पतंजलि की एक्टिविटी को नजदीक से देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और खेती को लेके भी काफी सीरियस हूँ। और ये सीरियसनेस की वजह से ही आज हम लोग अराउंड 2000 एकड़ के आजू बाजू में हम लोगों का खेती है, फार्मिंग है। हम लोग गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हम लोग छत्तीसगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, और गुजरात में भी है हमारा। तो कुल मिला के 2000 एकड़ के फार्म है हमारे। उसमें हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का खेती करते हैं। धान का खेती हमारा इतना नहीं है कोई खास, लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में ज्यादा है हम लोग, क्योंकि हम लोग कॉमर्शियल फार्मिंग करते हैं। लेकिन जो कहते हैं ना कि भाई कॉमर्शियल फार्मर को ही सबसे ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट भी होती है और समस्याएं भी होती है। तो मैं सारी फार्मिंग देखता हूँ, और टेक्निकल पार्ट, एग्रोनॉमी पार्ट भी मैं जितने भी फार्म है हमारी कंपनी में मैं ही देखता हूँ। तो मैं काफी क्रॉप्स के अंदर, जैसे हमारी
लास्ट टाइम सब भाइयों से बात हुई थी कि सबको निमेटोड का एक प्रॉब्लम आता होगा। जैसे खेती में भी बहुत सारे फैक्टर है, बहुत सारे रिसोर्सेज है और काफी चीजें हैं जो खेती के ऊपर प्रोडक्शन लाने तक जो आगे की जो फैक्टर है काफी लागू पड़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ वेदर हो गया, इन टर्म्स ऑफ पानी, जमीन जमीन का टेक्सचर, फिर कौन सा क्रॉप लगा है और वहाँ के क्लाइमेट में वो क्रॉप सुटेबल है कि नहीं, काफी चीजें उसके ऊपर निर्भर रहती है। उसके बाद प्रोडक्शन मिलता है किसान को। तो उसमें से एक छोटा सा फैक्टर है जो काफी जगहों पे परेशान करता है किसानों को, जैसे हमारे जैसे किसानों को। तो वो फैक्टर के लिए बात करेंगे। बाकी खेती में तो बात करने के लिए काफी चीजें होती है, तो उसके ऊपर तो एक दिन नहीं एक साल भी बात करें तो भी कम है। लेकिन एक निमेटोड एक ऐसी समस्या है जो निमेटोड के लिए मल्टी बिलियन डॉलर्स कंपनियां जो है वो भी दवाइयां बनाने के लिए इसके पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि इसका मार्केट एक साल में 60,000 करोड़ का है। 60,000 करोड़ की दवाइयां जो केमिकल पेस्टिसाइड है किसान अपनी जमीन में डाल देते हैं सिर्फ निमेटोड को मारने के लिए। और उसमें से हम भी थे। हमारा एक फार्म, पवन जी आप मानोगे नहीं, हमने गिनती किया था एक साल में हमने 13 लाख रुपए का निमेटोड की दवाई ली थी हमने। 4 साल, 3 साल, 3 से 3.5 कोरोना से जस्ट पहले पहले। तो 13 लाख रुपया सिर्फ निमेटोड मारने के लिए हमने दवाई ली थी एक साल में। तो ये इतना बड़ा एक्सपेंस है सिर्फ निमेटोड कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक फैक्टर के पीछे इतना भागने का और इतना भागने के बाद इतना खर्चा करने का जो, और साथ साथ में इतना जहर डालने का जो दुख होता था वो तो अनगिनत था। और इसके पीछे हमने जितने भी बायोलॉजिकल्स आते थे मार्केट में उस टाइम हमने काफी उसको भी अप्लाई किया, बोटानिकल चीजों को भी यूज किया। और एज अ फार्मर हमने और भी प्रैक्टिस अपनाई, जैसे बैक्टीरिया डाले जमीन में, उसको मल्टीप्लाई करके बैक्टीरिया डाले, फिर टेस्टिंग करवा के सॉइल की तीव्रता कितनी है, डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम सॉइल के अंदर, सारा टेस्ट करवा के उस हिसाब से कंसंट्रेशन चेंज किया। काफी बड़ी कंपनियां जैसे बायर, सिजेंटा, वास्प हो गया, फिर वो बड़ी कंपनियों के जो टेक्निकल हेड होते उससे भी चर्चा की। तो लेकिन वो लोग भी सजेस्ट क्या करेंगे कि भाई आप केमिकल डालो, हमारा ये प्रोडक्ट बढ़िया है, इसके आप डालोगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो ऐसे कर करके हमने काफी खर्चा भी किया, लेकिन एक जो सस्टेनेबिलिटी आनी चाहिए ना वो नहीं आई। तो इस वजह से हमने फिर इसके अंदर जैसे ऐसे कुछ अच्छे लोग हैं यूनिवर्सिटीज में और कुछ अच्छे साइंटिस्ट भी है जिसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं काफी सालों से। तो उसकी मदद हमने फिर लेना चालू किया कि फिर हमने सोचा कि भाई लगता है अब हमारी जो जमीन है, अब जमीन के ऊपर ही हमको हमको खुद को ही क्या बोलते हैं लैब लैब टेक्नीशियन बनना पड़ेगा। तो फिर ये दिशा में काम चालू किया। दूसरा, ये जमाने का सबसे बड़ा फायदा मैं जो देखता हूँ ना वो ये है कि आदमी अगर चाहे तो कुछ भी सीख सकता है, क्योंकि नॉलेज अभी ओपन हो गया है। आप कोई भी ओपन सोर्स देख लो, यूनिवर्सिटी के पास जाओ, सीखना ही है तो वो लोग देते हैं, यूट्यूब करके देख लो, गूगल इतना बड़ा ओपन सोर्स हो गया है। आप कोई भी समस्या का समाधान अगर आप चाहो तो आपके लिए सोर्स सारे ओपन है। शायद आज से 10-20 साल पहले इतना इजी नहीं होगा किसी को कुछ सीखना है तो, लेकिन अभी मेरे हिसाब से काफी इजी है। तो ये चीज को हम हमने ध्यान में रखते हुए एज अ फार्मर हम इसमें डीप में गए। डीप में जाने के बाद किसान भाइयों का लास्ट टाइम हमारे साथ जो बात हुआ था उसमें 2-3 एक्सपीरियंस भाइयों ने शेयर किए थे। एक तो ये था कि कोई भाई का वेजिटेबल में निमेटोड का प्रश्न था, ग्रीन चिली में। और कोई एक भाई ने बताया था कि उसको ऑरेंज का फार्म था, ऑरेंज या किन्नो का फार्म था, उसके अंदर निमेटोड की समस्या थी। ऐसी लास्ट बात हुई थी। और ये अलग अलग भारत के क्षेत्रों में निमेटोड की समस्या की वजह से ये प्रॉब्लम की वजह से पूरे पौधे सूख जाते हैं और पूरा जो बगीचा है वो ही खत्म हो जाता है। अगर खत्म नहीं होता तो निमेटोड की वजह से रूट्स उसके ब्लॉक होने की वजह से पौधे में फ्रूट्स नहीं आते अच्छे से। आ भी जाते हैं तो उसकी साइज नहीं बनती। तो अल्टीमेटली किसान को जो प्रोडक्टिविटी मिलनी चाहिए उसमें काफी बड़ा लॉस आता है। और वो लॉस के लिए किसान फिर कोई भी दिशा में भागने की कोशिश करता है कि भाई निमेटोड के लिए मैं कुछ यूज कर लूं। मैं ये भी जरूर मानता हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या प्राकृतिक खेती करने वाले जो किसान है, 100% प्राकृतिक करने वाले किसान, अगर अगर रिकॉर्ड में ऐसा कहा जाता है कि 10 लाख है तो मेरे हिसाब से एक्चुअल में तो 1 लाख ही होंगे। क्योंकि 9 लाख किसान ऐसे है कि जो कोशिश कर रहे हैं जेन्युइनली, उसका इंटेंशन भी अच्छा है कि मुझे प्राकृतिक खेती करनी है,
लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर से अभी भी लड़ रहे हैं कि कोई ऐसा फैक्टर की या मतलब खुटती कड़ी बोलते हैं ना, जो कि जो कुछ उसको बीच में कम पड़ रहा है, वो कड़ी खुट रही है, तो वो जोड़ने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं तो ये प्रॉब्लम ना आए। जैसे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी उसका एक पार्ट हो गया, या तो फिर कोई ऐसा निमेटोड जैसा प्रॉब्लम हो गया, या एक और एक समस्या आती है विल्टिंग की। विल्टिंग में पौधा, खड़ा खड़ा पौधा ही, उसकी जो मेन स्टेम है उसके ऊपर बैक्टीरिया का ग्रोथ इतना ज्यादा हो जाता है, वो हार्मफुल बैक्टीरिया होने की वजह से पूरी जड़ को ही खा जाते हैं और पौधा ही पूरा गिर जाता है। तो कुछ ऐसी समस्या की जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जरूर है, लेकिन किसानों को हो सकता है काफी किसानों को उससे सॉल्यूशन ना मिल रहा हो। तो सब लोग कोशिश कर रहे हैं, और काफी किसान ऐसे है कि जिसको अंदर से ऐसी इच्छा है कि वो नेचुरल फार्मिंग का मेथड ही अडॉप्ट करे, लेकिन वो अभी जूझ रहे हैं कि भाई कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से सीखे हम लोग और कहाँ से इसको ऐसा 100% हमको मेथड मिले कि जो हम एडॉप्ट कर सके। तो इसमें से एक निमेटोड ऐसी समस्या है कि जो ऑर्गेनिक फार्मर को भी फेस हो रही है। केमिकल वालों को तो बहुत ज्यादा हो रही है, और ऑर्गेनिक फार्मर भी इसी से जूझ ही रहे हैं रोज उठ के, और अनगिनत खर्चा कर रहे हैं, और खर्चा का कोई मतलब लिमिट ही नहीं है। ये तो हमने कैलकुलेट किया इसीलिए पता चला, बाकी तो रोज इतना खर्चा हो जाता है कि भाई लास्ट में हिसाब बिल जोड़ने के लिए बैठते हैं तो पता चलता है कि भाई लास्ट में खेती करने के बाद इसमें ज्यादातर पैसा दवाई वालों के लिए ही हमने कमाया। तो ये ना हो इसके लिए हमने फिर आगे स्टेप भरे। पिछले 3 साल से इसके ऊपर हम काम कर रहे थे, पर्टिकुलर निमेटोड के ऊपर। क्योंकि हम लोग हाई फीडिंग क्रॉप में काम करते हैं, तो क्या है कि क्रॉप को न्यूट्रिएंट भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि वेजिटेबल है तो उसको न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए। तो ये न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए तो साथ साथ में वो बीमारियां भी ज्यादा आने की संभावना है। तो बीमारियों के लिए तो हमारे पास अच्छे ऑप्शन है, बोटानिकल है या फिर बायोलॉजिकल ऑप्शन है। तो और या तो मार्केट में रेसिड्यू फ्री प्रोडक्ट्स भी अभी तो आजकल अवेलेबल है, तो उससे हम लोग नेचुरल प्रोड्यूस ले पा रहे। लेकिन जो जब जड़ की समस्या है उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी काफी स्लो होती है, उसका ग्रोथ भी स्लो होता है। तो उसको इमीडिएटली अगर प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में ये प्रॉब्लम भी फेस हो रहा है कि वेदर फ्लक्चुएट इतना ज्यादा हो रहा है, बारिश कभी भी हो रही है, कभी भी टेम्परेचर इतना ज्यादा जा रहा है। और एक नई समस्या पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ, वो इंडिया में ये हो रही है कि इंडिया में कहीं कहीं ऐसे पार्ट है कि जहाँ पे यूवी इंडेक्स बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। टेम्परेचर तो कर ही रहा है, लेकिन टेम्परेचर अगर आपका 32 डिग्री है ना, तो आपको फील्स लाइक 44 डिग्री। मतलब यूवी इंडेक्स इतना फ्लक्चुएट करने लग गया है कि वो आपकी स्किन को जला देता है। तो स्किन जलाने वाली जो धूप है वो पहले नहीं पड़ती थी, इतनी धूप पड़ती थी, गर्मी पड़ती थी, लेकिन जो यूवी इंडेक्स जो अफ्रीका में जो होता है उस तरह का कहीं कुछ कुछ एरिया में होने लगा है। तो उस वजह से जो पौधे की स्किन भी जल रही है, पौधा भी स्ट्रेस में जाता है, क्योंकि इतना फ्लक्चुएशन उसने पहले कभी झेला नहीं है, तो उससे भी बीमारियां बढ़ रही है। अब एज ए फार्मर, पवन जी मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है सर, आ ठीक है रही सर, बात। ठीक है। तो एज ए फार्मर जब हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं ऐसे केसों में कि ग्लोबल वार्मिंग में वेदर फ्लक्चुएट होने वाला है, और पौधे को डेफिशिएंसी भी आ सकती है, उसको मार पड़ने वाली है वेदर की, तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम इम्यूनिटी के ऊपर ही काम करें। प्लांट की इम्यूनिटी ज्यादा होगी तो प्लांट कौन सी भी प्रॉब्लम में वो खड़ा रहेगा और समस्याओं के सामने वो टिक पाएगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमने काफी प्लॉट्स के ऊपर ट्रायल किए। जैसे समझ लो कि हमने वेजिटेबल में, मैंने जैसे आपको बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर हमने ट्रायल किए। कुछ एरियाओं में हमने ये देखा कि गुजरात में हम तो कर ही रहे थे, एक चीज हमने ये नोटिस की कि जो जमीन के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट कितना कम है वो जमीन में दिखता नहीं है, लेकिन नॉर्मली वेजिटेबल फार्मर्स क्या करते हैं कि भाई उसका फार्मिंग हर साल होता है कंटिन्यू, वो जमीन से में से प्रोडक्टिविटी लेते रहते हैं। तो जमीन में एक लेवल के बाद कोई ऐसे तत्व कि भाई वो जो कम हो जाते हैं जमीन में 2-3 साल कंटिन्यू एक ही तरह की फार्मिंग करने से, और मोनोकल्चर आ गया है उसके बाद एक ही तरह का फार्मिंग ज्यादा होता है। और क्रॉप रोटेट करते हैं किसान, लेकिन क्रॉप रोटेट करने के बाद वही 2 क्रॉप आते रहते हैं। हालांकि वो 3 से 4 वेरायटी होनी चाहिए क्रॉप की, ताकि डेफिशिएंसी जमीन में ना आए। लेकिन इसमें जमीन में माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी जहां पे भी थी, जो जो फील्ड में थी, वहां पे निमेटोड की समस्या ज्यादा थी।
इस ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये पता चला कि भाई जमीन के अंदर हम लोगों को अब तक ऐसा था कि भाई माइक्रो क्लाइमेट डिस्टर्ब होता है जमीन का, सॉइल का, उसी की वजह से निमेटोड आ रहा है। और ऐसा था कि भाई मॉइस्चर, हम तो मॉइस्चर मीटर भी जमीन में लगा रहे, तो मॉइस्चर मीटर से ये हम लोग चेक कर रहे थे कि भाई जहाँ पे 70-80% मॉइस्चर चला जाता है, ये निमेटोड के लिए एक आइडियल कंडीशन हो जाती है डेवलप होने के लिए। लेकिन वो 60% मॉइस्चर हो तो उसमें डेवलप होने की और उसको मल्टीप्लाई होने की स्पीड कम होती है। लेकिन ये सारी बातें तभी काम करती है जब जमीन के अंदर कोई डेफिशिएंसी ना हो। तो माइक्रो न्यूट्रन की डेफिशिएंसी की वजह से भी निमेटोड बढ़ता है। ये कौन कहीं पे भी हमको नहीं पता था और किसी को ये ऑब्जर्वेशन किसी ने आज तक किया भी नहीं था। तो पहले जिसको जिसको भी ये निमेटोड की समस्या है, उसको ये माइक्रो न्यूट्रन के ऊपर सबसे पहला काम करना चाहिए। सबसे पहले काम करने से ही आपकी समस्या नेचुरल फॉर्म में थोड़ी थोड़ी कम आएगी। अब माइक्रो न्यूट्रन कैसे बढ़ाना है जमीन के अंदर, वो तो सब आई थिंक जो फार्मिंग कर रहे हैं उसको तो आइडिया होगा ही कि जमीन के अंदर माइक्रो न्यूट्रन बढ़ाने के काफी तरीके हैं। ग्रीन मैन्योरिंग भी कर सकते हो, काउ डंग भी डाल सकते हो। काउ डंग को डालने से पहले उसके साथ अगर रॉक फॉस्फेट को मिक्स करके अगर डाला जाए तो उसके अंदर भी सारे मिनरल्स और वो रहते हैं। तो ऐसा पतंजलि के भी कुछ प्रोडक्ट्स है इसमें, जो प्रोम आता है पतंजलि का, वो भी रॉक फॉस्फेट से ही बनता है। तो ऐसे चीजें यूज करने से जमीन की डेफिशिएंसी जो न्यूट्रन की हो गई है वो भी धीरे धीरे कम हो सकती है। तो उससे काफी समस्या भी कम होगी, माइक्रो क्लाइमेट जमीन का बैलेंस रहेगा माइक्रो न्यूट्रन मेंटेन करेंगे तो। दूसरा, जमीन के अंदर निमेटोड है कि नहीं वो देखने के लिए भी हमको पहले ये था कि भाई कोई लैब वाले के पास जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी के पास जाना पड़ेगा कि भाई हमारा ये निमेटोड जमीन में कितना है वो चेक करके दो। अब चेक करवाने का, निमेटोड टेस्ट करने का जो लेबोरेटरी चार्ज है, वो भी कोई 1600-1700 रुपया ये लोग एक बार में लेते हैं। वो भी इसीलिए कि हम लोग उसके रेगुलर क्लाइंट है कि कुछ ना कुछ टेस्टिंग करवाते हैं। बाद में मैंने एक चीज और एक कहीं से पता लगाया कि निमेटोड टेस्ट करना कोई बड़ी चीज नहीं है। आप अपनी जमीन में निमेटोड कितना है वो भी टेस्ट कर सकते हो। एक छोटा सा माइक्रोस्कोप आता है, वो भी सिर्फ 3000 रुपये का, और उसके नीचे छोटी सी स्ट्रिप आती है रखने के लिए, वो भी माइक्रोस्कोप के साथ ही वो हमें ऑनलाइन मिलती है। हमने फिर वही मंगवा ली। और यूट्यूब में सारा चीज डाला हुआ है कि भाई आपको निमेटोड कैसे टेस्ट करना है ना, तो वो भी सारी टेक्निकें हैं। तो आप अपनी जमीन के अंदर निमेटोड, एक्चुअल में निमेटोड की वजह से और कोई परेशानी है कि निमेटोड है ही नहीं, वो टेस्ट करने का तरीका भी इतना आसान है कि बाद में हमने ये सब किया तब पता चला। उसके पहले तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, कोई लेबोरेटरी के ऊपर, कि वो लोग जब जब टेस्ट करके देते थे, और वो भी 1500-2000 रुपया देने के बाद, उसके जगह पे 3000 रुपये में हमने ये माइक्रोस्कोप ले लिया। उसके बाद हमको ये भी पता चल जाता है कि निमेटोड की डेंसिटी कितनी है अपनी जमीन के अंदर, कितने निमेटोड है वो दिख जाते हैं जमीन के अंदर। 1 ग्राम मिट्टी में या 100 ग्राम मिट्टी में हम लोग फिर मल्टीप्लाई करके एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आने वाला टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जमीन के अंदर हम लोग तो वेदर स्टेशन भी यूज करते हैं। जमीन के अंदर हम लोग मॉइस्चर मीटर भी डाले डाले रखते हैं ताकि मॉइस्चर जमीन का, सॉइल का कितना है वो पता चले। सॉइल के अंदर इसी कितना है, पीएच कितना है, ये चीज ऑब्जर्व करने से ये पता लगती है कि हम ऐसी कौन सी चीज कर रहे हैं कि जिससे पीएच बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। ये डालने के पीछे का इंटेंशन ये है ताकि हम लोग ऐसी कोई गलती से चीज यूज ना कर ले कि जिससे हमारे जमीन का पीएच डिस्टर्ब हो रहा हो, या तो हमारा इसी ऊपर नीचे हो रहा हो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक सिंपल है कि हम लोग गोबर का खाद भी यूज करते हैं, तो गोबर का खाद का खुद का इसी बहुत हाई रहता है, क्योंकि वो हाईली कौन सी कहाँ पे गायों भैंसों ने खाया है, क्योंकि प्योर तो आपको सिर्फ गौशाला में से मिलता है, लेकिन गौशाला तो कितना सप्लाई कर पाएगी। इसलिए लोकल जहाँ पे गाय भैंसे है जिसकी भी आजू बाजू वालों की, उसका ही लेते हैं। लेकिन वहां पे जमीन है, वो जमीन कितनी खारी थी, वो पक्का सरफेस था कि नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग तो खाली ये ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारी जमीन में जाने के बाद वो गोबर ने कितना ईसीपीएच को कम ज्यादा किया। एक बार हमको लगे कि भाई गोबर का खाद डालने के बाद 100% ईसी बढ़ जाता है एक बार तो, क्योंकि वो खुद का ईसी बहुत हाई है गोबर का, लेकिन वो ईसी बढ़ जाता है, लेकिन वो नेचुरल फॉर्म में धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये चीज हमने मीटर डाला तभी पता चला कि कितने दिन के बाद गोबर डालने के बाद ईसी कम हो जाता है। तो वो पहले कहते थे ना, पहले जमाने में, कि भाई गोबर जमीन में आज डालोगे तो ये सीजन में ज्यादा काम नहीं आएगा, अगले सीजन में काम आएगा, ऐसा पहले कहते थे, बाप दादा ऐसा कहते थे।
तो उसके पीछे का इंटेंशन, वो हम लोगों को क्या सब इंस्टेंट चाहिए, इसीलिए मीटर डाल के चेक कर लेते हैं। लेकिन कहावत ऐसी ही थी कि भाई आज डालोगे तो अगले सीजन में ये काम आएगा गोबर। तो इसीलिए फिर हमने हर एक साइकिल में गोबर डालना शुरू किया ताकि जमीन की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। और इस वजह से मीटर हम लोग यूज करते हैं, मैंने जैसे आपको बताया ईसीपीएच जमीन का हो गया। अभी हम एनपीके के मीटर भी यूज करते हैं जमीन में, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास भी दिखाता है कि वो भी जमीन के अंदर कितना फ्लक्चुएट हो रहा है या फिर स्टेबल है, कि उसमें कुछ ऊपर नीचे करने की जरूरत है कि नहीं, और मैटर जमीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए कोशिश करने की जरूरत है कि नहीं। तो ये एनपीके के मीटर भी हमने जमीन में डाले हुए हैं। और वेदर स्टेशन में तो हवा तो दिखाता है कि भाई कितना टेम्परेचर है, फ्लक्चुएट कितना हो रहा है। ये तो नॉर्मल चीजें आप सबको पता ही होगी। लेकिन साथ साथ में अब मैंने जैसे बताया ना, फार्म पे अब माइक्रोस्कोप भी आ गया है। अब तक तो ये सेंसर ही था, अब तो माइक्रोस्कोप भी खेत पे स्थान बना लिया है उसका। तो मैं तो, जो ऐसे किसान के जो इसको प्रिसाइजली देखना चाहते हैं अपने फार्म को, और अगर वो ऑर्गेनिक भी कर रहे हैं या प्राकृतिक कर रहे हैं या केमिकल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे फैक्टर्स है कि जो अगर वो ऑब्जर्व करेंगे तो उससे उसके खेत में कोई ऐसी एक्टिविटी की जिससे उसकी जमीन का जो माइक्रो क्लाइमेट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो ऑब्जर्व करने से वो उसको रोक सकते हैं या तो उसके प्रिवेंटिव में कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो ये करने का हमको काफी अच्छे परिणाम भी मिले। हम लोग ऐसी प्रोडक्ट भी यूज कर रहे थे कि भाई जिससे जमीन में कुछ तकलीफ हो रही थी, तो वो भी हमने फिर बाद में उसको बंद किया और उसके अल्टरनेटिव ढूंढे। ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स है। निमेटोड के लिए ये सारी चीजें ध्यान में रखने से निमेटोड के ऊपर कंट्रोल भी मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया, माइक्रो न्यूट्रेंट हमने जमीन में बढ़ाया तो निमेटोड की संख्या धीरे धीरे कम हुई। और हमने गोबर का कार्ड कंपोस्ट किया हुआ अंदर डालना चालू किया तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने से और माइक्रो न्यूट्रेंट जमीन के अंदर ऐड करने से निमेटोड की संख्या थोड़ी कम हुई, गई नहीं, क्योंकि आ तो गया था। तो अंदर जो निमेटोड, तो जमीन के अंदर वैसे बहुत सारे उसकी स्पीसीज होती है, लेकिन एक ऐसी स्पीसीज है जो प्लांट पैरासिटिक निमेटोड है, जो प्लांट के रूट के ऊपर ही जिंदा रहते हैं। वो निमेटोड की जो स्पीसीज है वही हमारे लिए डेंजरस है या हार्मफुल है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि भाई हमने ये तो देखा कि भाई माइक्रोन्यूट्रन की कमी की वजह से ये निमेटोड बढ़ता है। फिर एक आइडिया लगाया हमने कि भाई इसमें, फिर हमने किसी से बात की है, वो साइंटिस्ट है, उससे कि ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है कि जिसका असर निमेटोड के ऊपर ऐसा हो रहा हो कि या तो निमेटोड मर जाए, या तो निमेटोड को पैरालिसिस हो जाए, या निमेटोड अपना काम करना बंद कर दे। ऐसा कोई न्यूट्रिएंट है? अगर ऐसा कोई न्यूट्रिएंट अपने को मिल जाता है, तो अगर वो न्यूट्रिएंट की जो मात्रा है उसको जमीन में बढ़ा देंगे, तो प्लांट के ऊपर उसकी कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं, वो हमने पता लगाया। हमको वो पता लगाने के बाद एक कंटेंट मिला, वो है कॉपर। कॉपर एक ऐसा कंटेंट है जो जमीन में उसकी मात्रा अगर आप बढ़ाओगे तो निमेटोड को पैरालिसिस हो जाता है। निमेटोड को पैरालिसिस हो जाता है तो क्या होता है कि भाई आदमी को जैसे पैरालिसिस हो जाता है, तो वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है। और फिर कंटिन्यू आप कॉपर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जमीन के अंदर आप बढ़ाते हो कंटिन्यूअसली। बढ़ाने के बाद क्या होता है कि भाई एक लेवल के बाद जो पैरालिसिस आदमी को हो जाता है, एक बार उसको पैरालिसिस होने के बाद उसको और पैरालिसिस हो जाए, उसके लिए अगर आप एफर्ट लगाओगे तो फिर आदमी जिंदा ही नहीं रह पाएगा, ये कंडीशन भी आ जाएगी। उसका हाथ मुंह सब कुछ अगर खत्म हो जाता है, वो खाएगा भी क्या? तो वैसे ही कुछ टाइम के बाद वो मर ही जाएगा, पैरालिसिस इतना एक्सट्रीम कंडीशन पे पहुंच जाएगा। तो हमने कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना कंटिन्यू चालू रखा। तो उससे हमारा जो निमेटोड था सॉइल के अंदर, वो धीरे धीरे डेंसिटी जो हमारी, 1 ग्राम ग्राम में हमको 4 से 5 निमेटोड थे हमारे, वो धीरे धीरे हो गए, धीरे धीरे रिड्यूस होते गए, 5 में से 4, 3, 1 ऐसा करते करते अभी हमारी जमीन के अंदर 0 निमेटोड हो गए। तो ये एक ऐसी बेसिक फंडामेंटल्स थी कि जो हमको कहीं पे भी देखने नहीं मिली, और किसी के पास ये डेटाबेस नहीं था कि भाई कॉपर बढ़ाने से जमीन में आपका निमेटोड भी कंट्रोल हो सकता है। तो ये एकदम बेसिक है। और कॉपर तो क्या है कि हमने तो यहाँ पे फिर लैब ग्रेड कॉपर को यूज किया था, खैर, ताकि हम लोग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर सके और साइंटिफिकली हमारे पास कुछ डेटा भी रहे कि सिर्फ कॉपर को यूज करने से फायदा मिला। फिर हमने जो वो कॉपर को पहले तो आई थिंक छाछ वगैरह में भी रखते थे लोग, हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी ये प्रैक्टिस है एक, कि छाछ के अंदर कॉपर का वो टुकड़ा रख देते, उसके बाद वो छाछ को चलाते हैं
ताकि वो छाछ के साथ कॉपर होगा तो जमीन को एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल एक्टिविटी में वो काम करता है। तो ये कॉपर यूज करने के कितने फायदे हैं वो हमको नहीं पता, लेकिन जो प्रैक्टिस आपको सजेस्ट की जाती है उसके पीछे के बहुत सारे रीजन होते हैं। तो कभी कभी कहा जाता है ना कि भाई ऐसे इंस्टीट्यूट जैसे पतंजलि है या जो ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसके ऊपर आंखें बंद करके भरोसा करना चाहिए, तो फिर ऐसा भी करना चाहिए मेरे हिसाब से कि भाई उन लोगों ने अगर सजेस्ट किया है कि भाई आपको कॉपर का टुकड़ा डाल के छाछ में उसको जमीन में यूज करना है, तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने से पहले इसको यूज करना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने कहीं ना कहीं रिसर्च करके या कहीं ना कहीं फील्ड ट्रायल करके ही सबको सजेस्ट किया होगा। लेकिन हम लोग क्या है कि भाई उसके पीछे दिमाग लगाते हैं कि भाई इसके पीछे क्या है, इसका रीजन होगा क्यों कॉपर का टुकड़ा डालना है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन उसके पीछे ये निमेटोड की समस्या भी कम हो सकती है, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स सब्जेक्ट था और पता भी नहीं था, क्योंकि इसके पीछे का किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कोई साइंटिस्ट उसी को भी ज्यादा नहीं आइडिया था। तो मैं किसानों से यही कहूंगा कि जो ये जो प्रैक्टिस है हमारी छाछ में कॉपर का टुकड़ा डाल के जो ड्रिप या पानी के साथ चलाते हैं, तो ये प्रैक्टिस को अवश्य यूज करें, ताकि जमीन के अंदर ऐसे हार्मफुल, खाली निमेटोड की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, तो ऐसे कंसंट्रेशन जमीन में कॉपर की बढ़ने से जमीन के अंदर और भी ऐसे हार्मफुल इंसेक्ट या पेस्ट होंगे जो नेचुरली कंट्रोल हो जाएंगे आपके, जो आपको दिखेंगे भी नहीं और कंट्रोल हो जाएंगे। फिर हमने लैब ग्रेड जो कॉपर लिया था, और लैब ग्रेड कॉपर के साथ नॉर्मली आप सबको पता होगा कि कॉपर एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसके साथ काफी ऐसे केमिकल कंटेंट है जो मिक्स नहीं होते, मतलब कॉपर कंपेटिबल नहीं है सब सारी चीजों के साथ। कॉपर और सल्फर ये दो चीजें ऐसी है कि जो सबके साथ कंपेटिबल नहीं होती, मिक्स नहीं होती, या मिक्स हो जाती है तो फिर उसका जो साइड इफेक्ट है वो कुछ और ही हो जाता है, या प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो बदल जाता है। तो कॉपर के साथ हमको हमारा इंटेंशन दो था। दो इंटेंशन ऐसा था कि भाई कॉपर के साथ हमको एक चीज ये डालनी थी कि ताकि एप्लीकेशन हमारा आसान हो जाए। हमने सोचा कि भाई माइक्रोन्यूट्रन की डेफिशिएंसी है जमीन में, उस वजह से अगर निमेटोड बढ़ रहा है तो ऐसा करते हैं ना कि भाई कॉपर के साथ ही माइक्रोन्यूट्रन को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो कॉपर के साथ हमने माइक्रोन्यूट्रन मिक्स करने के लिए, कंपेटिबल करने के लिए, एक इसमें भी लैब ग्रेड माइक्रोन्यूट्रन हमने लिए। और लैब ग्रेड माइक्रोन्यूट्रन मिक्स करने के बाद इसमें भी मतलब काफी उसके पीछे एक्सरसाइज थी कि भाई कॉपर उसके साथ कंपेटिबल नहीं हो पा रहा था, लेकिन कंपेटिबल किया उसको। और फिर उसके साथ हमने रूट डेवलपमेंट के लिए कुछ एंजाइम भी उसके अंदर डाल टेस्ट करने के लिए। भाई नॉर्मली क्या होता है कि कोशिश दवाई वाले तो क्या करते हैं, केमिकल वाले, कि निमेटोड की कोई भी दवाई होगी वैसे तो आप दवाई का यूज करोगे तो वो कोई पर्टिकुलर जो इंसेक्ट है, पेस्ट है या कीड़ा है उसको मारने के लिए ही काम करता है। जैसे आप उसका यूज करोगे तो वो टारगेटेड पेस्ट को मार डालेगा। लेकिन हमारा जो एप्लीकेशन है वो किसी को मारने का तो है नहीं, हम तो किसी को मारना चाह नहीं रहे। तो एप्लीकेशन ऐसा था कि भाई जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना है, जैसे डेफिशिएंसी है और निमेटोड है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कॉपर के साथ अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट भी चला जाए तो डेफिशिएंसी भी कम हो जाए नेचुरल फॉर्म में, और जमीन के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट भी बढ़े, और कॉपर भी हम लोग जमीन के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ा सके। माइक्रोन्यूट्रिएंट को हम जैसे हम लोग जीवामृत यूज करते हैं या जैसे पंचामृत यूज करते हैं, या और ऐसे जो ऑर्गेनिक ऐसे अलग अलग फॉर्मूलाज हम बनाते हैं, तो उसमें अगर कॉपर को हम लोग कंटिन्यू साथ में रखेंगे, उसका कॉपर का टुकड़ा कंटिन्यू फार्म पे अगर हम लोग रखेंगे, तो भी कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हो तो कॉपर अगर स्लो रिलीजिंग में होगा ना आपका, तो वो किसी के साथ भी कंपेटिबल हो जाएगा। हाँ, कॉपर को कोई भी लाइव बैक्टीरिया के साथ अगर हम लोग रखेंगे, जैसे हमने कॉपर को इसके साथ भी रख के देखा था, एजेटोबैक्टर हो गया या सुडोमोनास हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, फिर पेसिलोमाइसिस, कोई भी बैक्टीरियल के साथ आप कॉपर को रखोगे तो वो काफी ऐसे बैक्टीरिया है जिसके ऊपर वो ऐसा काम करता है कि उसकी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ने नहीं देता। और एजेटोबैक्टर और पीएसपी और जो पोटेशियम बैक्टीरिया है उसको तो वो धीरे धीरे स्लो रिलीजिंग से वो मार डालता है कॉपर, अगर आप कॉपर के टुकड़े को बैक्टीरिया के साथ डुबो के रख दोगे तो वो भी ध्यान रखना है कि कोई भी बैक्टीरिया के साथ आप लोग कॉपर का टुकड़ा नहीं डालेंगे। तो आप रखो,
लेकिन लाइव सीधे खाली बैक्टीरिया ही होगा तो बैक्टीरिया के साथ उसका साइड इफेक्ट है। लेकिन अब स्लोली ग्रो होने वाले बैक्टीरिया जीवामृत में स्लोली ग्रो होते हैं, धीरे धीरे ग्रो होते हैं, और कॉपर भी एकदम स्लो रिलीजिंग के साथ जाता है। तो वैसे केस में वो पॉपुलर मतलब बैक्टीरिया बढ़ने की संभावना होती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया का खुराक भी हम डालते हैं। जैसे जीवामृत है या पंचामृत है, उसके अंदर बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए हम अ, आटा भी डालते हैं, तो उसके वो प्रोटीन का सोर्स काम करेगा। फिर उसके साथ गोबर रहता है, गौमूत्र रहता है, और कुछ लोग दही भी डालते हैं, तो उससे क्या है, उसका खुराक उसके साथ में रहता है। तो इस वजह से बैक्टीरिया का खुराक होने की वजह से बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं उसमें, और कॉपर कॉपर अपना काम करता रहता है। और कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन भी पानी में बढ़ता है, और बैक्टीरियल ग्रोथ भी बढ़ता है। तो ऐसे केस में हमें कॉपर यूज करना चाहिए। और ये प्रोडक्ट को हमने कहाँ कहाँ पे, ये मतलब ऐसे ही प्रोडक्ट तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन ये जो हमने सॉल्यूशन डिजाइन किया, वो हमने वेजिटेबल फार्म्स में तो यूज किया ही। और अभी तो कंटिन्यू हम लोग 200-200 लीटर ही बनाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमको कंटिन्यू चाहिए अब तो। और इसको हम वेजिटेबल की बात करूँ तो हमने कुकुम्बर, ग्रीन चिली, कैप्सिकम, और हमने टोमेटो, ये 4 क्रॉप में इसको हम कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। और कंटिन्यू सप्लाई हमने, हमारा ड्रिप का फार्मिंग है पूरा, और ड्रिप में कंटिन्यू इसको हम चला रहे हैं। और ये जब से ये ड्रिप में चलाना चालू किया है, तो चलाने के बाद हमको निमेटोड के नाम पे एकदम शांति हो गई है। और निमेटोड की समस्या अभी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 0% कहीं पे भी नहीं है। हाँ, वहाँ पे जरूर है जहाँ पे ये मटेरियल नहीं जा रहा है, जहाँ पे अभी तक हमने ये प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है। ये इसका एक और भी ऑब्जर्व हमने किया था कि भाई, एक ऐसा बेड था कि जहाँ पे ड्रिप में कुछ प्रॉब्लम था लाइन में, तो वहाँ पे ये प्रोडक्ट नहीं जा रहा था। और ये प्रोडक्ट नहीं जाने की वजह से वहाँ पे जो डेंसिटी थी निमेटोड की वो बढ़ गई थी, और वहाँ पे निमेटोड बढ़ गया था। तो इसके लिए फिर हमने तो ये भी दूसरा ऑप्शन भी हमने एक निकाला कि भाई, हमने ये जो कॉपर सॉल्यूशन है उसको हम लोग एक प्लांटेशन करने से पहले पहले हम लोग बेड बनाते, बेड के ऊपर ड्रिप का लाइन बिछाते। तो बेड के ऊपर हमने ये सॉल्यूशन को अच्छे से पहले ड्रिप में पानी देने के बाद ऊपर से ड्रेंचिंग से पूरे बेड को इससे शावरिंग कर दिया। शावरिंग करने के बाद कभी ड्रिप में ये ऊपर नीचे हो जाता है सॉल्यूशन या डोज, तो ऐसे केस में भी हमको समस्या ना आए, इसके लिए पहले से ही ड्रेंचिंग कर दिया। तो शुरुआत से पौधे को जो भी डेफिशिएंसी भी नहीं आता, और शुरुआत से ही पौधा हेल्दी रहेगा, क्योंकि शुरुआत से उसकी जड़ें डिस्टर्ब नहीं होगी। उसको रूट्स को जो माइक्रो क्लाइमेट शुरुआत से ही चाहिए, वो उसको मिल जाएगा, और उसको परेशान करने वाली कोई चीज नहीं रहेगी। तो ये करने से और अच्छा हो गया कि भाई, ड्रिप में कभी ऊपर नीचे हो गया, पानी कम हुआ या ज्यादा हुआ, तो वो चीज में ये फैक्टर उसको परेशान नहीं कर रहा है। फिर अमरूद में सबसे ज्यादा निमेटोड की समस्या है। तो अमरूद, गुआवा, जैसे गुआवा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि गुआवा के जो रूट स्टॉक है, ज्यादातर तो ग्राफ्टिंग में ही फार्मर्स लगाते हैं। तो उसका जो रूट स्टॉक है यार, ज्यादातर यूपी से आते हैं, उत्तर प्रदेश से। और वहां से आने वाले ज्यादातर रूट स्टॉक के साथ ही निमेटोड आता है। तो जहाँ पे भी नर्सरी वाले उसका पौधा बनाते हैं, ग्राफ्ट तैयार करते हैं, तो रूट में ही वो लोग निमेटोड भेजते हैं आपको। आपके फार्म पे निमेटोड नहीं होता, लेकिन वो रूट के साथ ही आपके साथ आ जाते हैं आपके फार्म में। तो ऐसे केस में क्या करोगे आप? ऐसे केस में आपके फार्म पे जब ये नर्सरी आती है, तब उसके जो बैग के अंदर ही पौधा रहेगा, तब तो बैग के अंदर जब पौधा है ना, तब उसी टाइम उसको अगर आप ऐसा सॉल्यूशन दे के 7-8 दिन 10 दिन के अपने फार्म पे रखो कोई कंट्रोल क्लाइमेट में, और फिर वहां पे आप उसको ऐसे ड्रेंचिंग करो ये चीजें बना के। और वहां पे ही मैं तो कहता हूँ ये माइक्रोस्कोप वगैरह भी फार्म पे सबको रखना चाहिए, देखने के चाहिए कि जमीन के अंदर कौन से बैक्टीरिया ऐसे है कि जो जिसकी डेंसिटी या फिर वो कितनी संख्या में, और वो बहुत इजीली आपको दिख जाते हैं। तो इससे पता लगता है कि भाई, अभी प्लांटेशन करने का सही टाइम है कि नहीं। और ये 5 मिनट का प्रोसेस है खाली चेक करने का। और जो नर्सरी आती है, नर्सरी को ही पहले से अगर हम ट्रीट कर देंगे जब वो ग्रो बैग में है, उसके बाद ही अगर आप जमीन पे लगाओगे ना, तो रूट से ही समस्या खत्म कर दोगे। ज्यादातर गुआवा के जो हजारों हेक्टर ऐसे है इंडिया में, जहाँ पे रूट में ही आ गए निमेटोड और पूरे इंडिया में पहुंचाए। और इसकी पूरी क्रेडिट उत्तर प्रदेश को ही जाती है, क्योंकि वहां से इस निमेटोड पूरे देश में फैला है वैसे तो। लेकिन एज ए फार्मर, अभी जिसके बगीचे लग गए, उसको ये मैंने जैसे बताया आपको कि माइक्रोन्यूट्रिएंट को कैसे मेंटेन करेंगे सब लोग, उसमें तो सब एक्सपर्ट ही होंगे।
लेकिन अगर ये एक्टिविटी करेंगे तो अमरूद में भी हमको रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिले, क्योंकि हमारा बगीचा अमरूद में ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में हमको अमरूद में हमने ये चीज़ें यूज़ की, इसको अप्लाई किया पिछले 1 डेढ़ साल से। तो अभी अमरूद में तो ऐसा हो रहा था कि पूरी पौधे के पौधे पूरी लाइनें ही पीले पड़ जाती थी, और उसमें जो फ्रूट थे वो छोटे-छोटे होके गिर जाते थे, माल भी बड़ा नहीं हो रहा था, निमेटोड आ गया था इसलिए। तो वो भी 1.5 साल में वो काफ़ी पौधे रिकवर भी हुए, और उसकी जो येलोनेस आ गई थी प्लांट्स में वो भी ग्रीन भी हो रहे हैं। और इस बार जो माल लगा है वो उसकी साइज़ भी अच्छा कर रहा है, और समस्या भी निमेटोड की ज़मीन के अंदर कम है। और ये सारी नेचुरल मेथड अप्लाई करने से ही, नहीं कि कोई केमिकल केमिकल महँगे-महँगे केमिकल पहले यूज़ कर लिए थे। तो ये अमरूद में भी हमने काफ़ी अच्छा इस एक्सपेरिमेंट लिया है। हाँ, किन्नू और ऑरेंज के एक जो फार्मर भाई थे, उस हमने किन्नू के ऊपर कोई ट्रायल या कोई इसको यूज़ नहीं किया है। लेकिन ये अमरूद के ऊपर अच्छा रिजल्ट मिला है, क्योंकि अमरूद में सीवियर प्रॉब्लम है इसे। बाकी क्रॉप में है, लेकिन इतना सीवियर अटैक नहीं है कि भाई आपका पौधे कोई सुला दे या पौधे कोई डैमेज कर दे, कि आपके हाथ में ही कोई फसल आए ही नहीं। तो जिसमें सीवियर अटैक है हमारा, वहाँ पे हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं। और इसमें और ऐसे काफ़ी क्रॉप्स है, जैसे अभी-अभी तो कच्छ के अंदर, कच्छ का नाम सुना होगा सबने गुजरात में। कच्छ में मैं आपको फ़ोटोज़ शेयर करूँगा पवन जी आपके साथ। ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा क्रॉप है कि जिसके अंदर तो ये वो हार्ड एंड फास्ट क्रॉप कहा जाता है, कि भाई ड्रैगन फ्रूट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि वो तो इतना हार्ड क्रॉप है कि वो कौन से भी क्लाइमेट में कैसे भी पानी में हो जाए, उसी के लिए वो डिज़ाइन किया गया है। एक ऐसा प्लॉट है, वो पूरा पीला पड़ गया था पूरा फार्म, 10 एकड़ का ड्रैगन फ्रूट का फार्म है, और पूरा पीला हो गया, पूरे प्लांट के प्लांट पीले हो गए। समस्या नहीं पता चल रही थी कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम है, और उसके ऊपर फंगीसाइड का और खट्टी छाछ का ये वो काफ़ी स्प्रे चल रहे थे। लेकिन ड्रैगन फ्रूट की जड़ों में कुछ प्रॉब्लम होगा ये समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा था कि इसकी जड़ों को क्या हो सकता है ड्रैगन फ्रूट को। तो फिर जब उसकी रूट्स देखें, तो आप मानोगे नहीं, ड्रैगन फ्रूट के अंदर निमेटोड था। अब वो निमेटोड इतना बढ़ गया था धीरे धीरे करके कि वो ड्रैगन फ्रूट की जड़ों को रोक लिया था। जड़ें उसकी रुक गई थी, इसलिए पौधा पीला पड़ रहा था। और ड्रैगन फ्रूट में ये समस्या आ सकती है, ये कल्पना में ही नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था कि यह समस्या इसमें भी आएगी। तो इस वजह से ऐसा कोई अब क्रॉप नहीं है कि भाई जिसमें ये समस्या नहीं आ सकती। खाली करना कि एज अ फार्मर ये है कि भाई जमीन का जो माइक्रो क्लाइमेट है उसको कम से कम डिस्टर्ब करे। जमीन को आप, जमीन में से कितना आप फीडिंग दे रहे हो, उसके सामने कितना प्रोडक्टिविटी ले रहे हो, उसका रेशियो अगर किसान सेट करेंगे ना, तो कभी डेफिशिएंसी नहीं आएगी। आप हाई फीडिंग वाले क्रॉप कर रहे हो, तो आपको हाई फीडिंग जमीन को देना पड़ेगा। सिर्फ जमीन को चूस लेंगे तो जमीन के अंदर 100% डेफिशिएंसी आएगी। डेफिशिएंसी आने के बाद आपको विल्टिंग भी आएगा, नेमेटोड भी आएगा, और भी अंदर पैथोजेंस बढ़ जाएंगे, और भी डेफिशिएंसियां बढ़ जाएगी, और फिर खर्चा बढ़ जाएगा। तो जितना फीडिंग आप जमीन को कर रहे हो उसका रेशियो, कितना प्रोडक्शन ले रहे हो और कितना हाई फीडिंग क्रॉप आप कर रहे हो, वो मैच करने के बाद हम लोग अगर फार्मिंग का प्लानिंग करेंगे, उस हिसाब से जमीन को मेंटेन रखेंगे, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि जब कोई ऐसे पेस्ट डिजीज को बढ़ने का हम लोग क्लाइमेट क्रिएट करें। ये हुई हमारे निमेटोड के ऊपर बात। जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने सबके साथ शेयर किया। और काफ़ी किसान का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है जैसे मेरा है। तो मैं सबको ये पूछना चाहूँगा कि किसी को कोई किसके पास अगर कोई इससे बेटर ऑप्शन हो, या किसी को अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो ये चीज़ के ऊपर, किसी ने कोई बैक्टीरिया से ही इसको कंट्रोल किया हो, या तो बेटर टेक्निक हो किसी के पास, या बेटर टेक्निक से भी जगह कोई ऐसा सस्टेनेबल प्रैक्टिस किसी को कुछ मिला हो, तो भी शेयर करें। और मैं जो कर रहा हूँ उसमें भी कुछ इम्प्रूव करने का कोई स्कोप हो तो भी बता सकते, ताकि इसमें और हम लोग इम्प्रूव भी कर सके और इसको और बेटर वे में कर सके। तो मैं सबको ये पूछूंगा कि भाई ये समस्या को लेके कितना प्रॉब्लम है, पहले तो किसी को है कि नहीं, और अगर प्रॉब्लम है तो इसमें कैसे वो क्या कर रहे हैं, और उसके ऊपर किसी का कुछ सुझाव है तो मैं बात करना चाहूंगा सबके साथ। जी, धन्यवाद मेहुल जी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुन्नीलाल जी से, एक-एक करके जो प्रश्न आते हैं सब लोग हैंड रेज़ करेंगे। किसी के सुझाव, कोई कमेंट्स, कोई अनुभव, और उसके बारे में वो आगे की कार्रवाई को फिर जारी रखें। मेहुल जी, आपका बहुत सुंदर, आपने आज डिटेल में इतनी सरल तरीके से बताया है
जो बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की है। निमेटोड और बाकी के ऊपर प्राणियों के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है। तो इसमें निश्चित रूप से ये एक नया एक अनुभव है। और क्योंकि निमेटोड को हम आँख से भी देख सकते हैं, लेकिन आपने जो माइक्रोस्कोप वाली विधि बताई है उसके लिए भी आपसे करेंगे संपर्क। मैं भी करूँगा। हमारे कुछ किसान भी ये जो बहुत ही सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव टूल है, इसको भी एक यंत्र के रूप में अपने फार्म पर यस, जरूर रखें। यस, ऐसा यस। ऐसा भी आपने जो सुझाव दिया है, इस पर भी जरूर अमल करेंगे। आगे के लिए मुन्नीलाल जी, आगे कार्रवाई को आप करें। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी और आदरणीय मैकुल जी। आज आपने यूट्यूब पर जो महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया युवाहार कार्यक्रम में, और आपसे जब संवाद किया था तब आपने कहा था कि मैं युवाहार कार्यक्रम को देखता रहता हूँ। बहुत अच्छा काम आदरणीय पवन सर जी के नेतृत्व में चल रहा है। यह किसानों के हित में है। और जो लगातार हम आज 850 दिन होने वाले हैं, बिना रुके हम 3 घंटे इस युवाहार कार्यक्रम को चल रहा है। ये आप लोगों के सबके सहयोग से, आपकी सहभागिता से चल रहा है। और इसमें आदरणीय पवन कुमार जी हम सबको डील करते हैं और दिशा देते हैं कि किसानों का भला कैसे हो सकता है, ये व्यक्ति कैसे स्वस्थ रह सकता है। कि योग और योग के बाद भोजन का जो महत्व जीवन में बताया है, वो है ऐसा उद्देश्य को लेकर के कार्यक्रम चल रहा है। आज आप इस कार्यक्रम में पधारे और हमारे बीच में आदरणीय अजीत कुमार सिन्हा जी, अपने परिचय के साथ आप अपना संवाद हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय से कर सकते हैं। आप सादर आमंत्रित हैं, आए और अपनी बात रखें। सदन को नमस्कार। मेहुल जी नमस्कार। नमस्कार सर। इनफैक्ट मैं नागपुर से हूं और इस सेगमेंट में आपको पता होगा सिट्रस का जोन है ये। यस सर, और यस सर। अभी अमरूद पे जो चीजें आपने कही वो प्रैक्टिकली हम लोग फेस कर रहे हैं। ओके। मैं स्ट्रगल कर रहा हूं बहुत बड़े सेक्टर में, बट आपसे मदद ये चाहिए मुझे कि जो रेशियो है छाछ में कॉपर का मिलाने का, सपोज मैं 10 लीटर छाछ लेता हूं तो कितना बड़ा प्लेट या कितना वजन का प्लेट मैं कितने दिन तक रखूं? इसमें क्या होता है सर कि अगर 10 लीटर छाछ आप लेते हो तो कॉपर का एक छोटा सा टुकड़ा भी होता है ना, उसका वजन की बात करूँ ना तो 25-50 ग्राम का तो भी काफी है। कितने दिन तक रखना है, कितने वो दिन तक रखना? हाँ, वो कितने दिन के लिए रखेंगे, वो उसका दो होता है कि भाई जो छाछ है, छाछ का आपका यूज करने का इंटेंशन दो होते हैं नॉर्मली। एक तो ये होता है कि छाछ के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। अगर आप उसको फ्रेशली यूज करोगे 2-3 दिन में ही, आप जब ड्रिप में या उसको यूज कर लोगे तो लैक्टोबैसिलस उसके अंदर जिंदा रहेंगे। अगर आप उसको 10-15 दिन के लिए यूज करोगे, 10 दिन रखने के बाद या 15 दिन रखने के बाद, तो छाछ खट्टी हो जाएगी और उसके अंदर लैक्टिक एसिड बन जाएगा वो। और लैक्टिक एसिड बनने के बाद अगर 10 दिन के लिए कॉपर का टुकड़ा अंदर रहेगा ना, तो सीधी बात है कि 10 दिन में वो उसका कॉन्सेंट्रेशन छाछ में बढ़ा होगा। तो उसको खट्टी छाछ होने के बाद वो एंटी फंगल भी काम करेगा और एंटी बैक्टीरियल भी काम करेगा। तो अगर आपको कॉपर का ही कॉन्सेंट्रेशन छाछ में बढ़ाना है तो मेरे हिसाब से 10-12 दिन 15 दिन छाछ को रख के फिर ड्रिप में चलाओगे तो आपको जो आपका इंटेंशन है वो फुलफिल अच्छा होगा। आपका यही इंटेंशन होगा ना कि भाई कोई फंगल एक्टिविटी को रोकना या निमेटोड को रोकना, यही होगा शायद। जी हाँ, फंगल और निमेटोड दो ही मेन रूट कॉज है जो प्लांट को सीधे एकदम से खत्म कर देते हैं और उसको सर्वाइव करने के लिए इसके लिए आप 10-15 दिन वाला प्रोसेस करोगे ना तो ही कॉपर को अंदर टाइम मिलेगा और अपने आप को बढ़ाने का। लेकिन ये ध्यान रखना कि भाई पूरे दिन में एक बार कम से कम उसको आप मिक्स कर लो उसके साथ। ओके, समझ गया। एक बार उसको मिक्सअप करना है। एक बार हिल जाए तो क्या है कि वो पूरा जो क्या कहीं पे छाछ कैसा होता है कि आप कितना पतला ले रहे हो कितना मोटा ले रहे हो, वो अनकंट्रोलेबल मेथड्स। छाछ का एक रेशियो मुझे बताएंगे। सपोज 1 लीटर दूध है तो मैंने उससे कितना छाछ बनाना चाहिए? छाछ तो देखो, दूध भी आजकल आपको पता है कि भाई हल्का पतला होता है, लेकिन छाछ नॉर्मली होटल में जो मिलती है ना वो बहुत गाढ़ी होती है और वो लस्सी टाइप हो जाती है, लेकिन छाछ पतली होती है हमेशा। लस्सी को खट्टी करने में पूरा मामला अलग है और खाट को खट्टी करने का मामला अलग है। तो जितना पतला रहेगा छाछ, पतला इन द सेंस इतना भी पतला नहीं, लेकिन छाछ पीते हैं ना जो गुजरात में, जो पंजाब में भी छाछ पीते हैं और गुजरात में भी पीते हैं। पंजाब वाली मोटी होती है और गुजरात वाली पतली रहती है। तो गुजरात वाली छाछ और गुजरात वाली छाछ में पतला होने की वजह से कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन जल्दी बढ़ता है। जितनी गाढ़ी रहेगी छाछ उतना कोई भी चीज उसको
अंदर डेवलप होने के लिए उसको कम मिलता है, क्योंकि अंदर एयर सर्कुलेशन कम होता है। एयर सर्कुलेशन कम होता है तो ये कॉपर को अंदर एब्जॉर्ब होने में काफी टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू मेहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास करूंगा मैं आपके उपाय का, और फिर मैं फीडबैक दूंगा आपको। श्योर श्योर श्योर। धन्यवाद आदरणीय सर और आदरणीय अजीत कुमार जी। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और अपनी संवाद करें। धन्यवाद मुनिलाल जी। आज का जो विषय है निमेटोड का, बहुत अच्छा रखा मोहुल जी ने। इस संदर्भ में मेरा एक जो अनुभव है हमारे किसान के साथ में, अग्रवाल जी करके हमारे किसान थे, अभी तो नहीं है वो, 15-20 साल के पहले का। वो बैंगन लगाते थे और सब्जियां लगाते थे, और वहां पे वो उसमें से कई सारे पौधे मर जाते थे। तो 2-3 बार ऐसा करने के, हाँ, मर जाते थे रूट से ही, रूट डंपिंग जिसको बोलते थे। हाँ, तो फिर वो थोड़े प्रयोगशील किसान थे, तो उन्होंने एक ऐसा किया था कि ऐसे जो जहां जहां पौधे मरते थे उसमें वो बोरू और कुल्था और मूंग इसको लगाते थे। मूंग, बोरू और कुल्था। बोरू और कुल्खा ये क्या होता है? सर बोरू तो यानी सनहिम जिसको बोले अपन, क्षण। ओके। हाँ, और कुल्था का नाम मैं आपको बता दूंगा अंग्रेजी में क्या, अब मुझे याद नहीं है। तो ये जो है, और उड़द भी, उड़द। ओके। उड़द ये लगाते थे, और उसका जमीन पे वो 2 साल क्रॉप नहीं लेते थे, मतलब वो बैंगन का या सब्जी का नहीं लेते थे। तो इसके बाद में तीसरे साल में, हालांकि मेरा रेगुलर कांटेक्ट था, तो उन्होंने मेरे को ऐसे प्लॉट्स बताए थे कि 2 साल की गैप इन क्रॉप के साथ में अगर दिया है और सब्जी नहीं लिया, तो दूसरा भले वो कपास लेते थे, गेहूं लेते थे, तो उसमें वो कंट्रोल हो जाता था। सही तो बात मुझे तो मुझे उसके आगे थोड़ा बोलना है कि इसका प्रयोग हम कर सकते हैं कि उसका छिलका, क्योंकि फिर उसमें हमने उस समय देखा था कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसका जो छिलका होता है, तो स्पेशली छिलके में कुछ अलग प्रकार के मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो शायद निमेटोड्स है, निमेटोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा सुझाव ऐसा है कि इसका प्रयोग यदि किया जा सकता है कि वो छिलका जो अलग अलग 3-4 फसलें बोली मैंने, वो छिलका का पाउडर बना के, जैसा हम क्रॉप लगाते हैं, मिर्ची लगाते, कोई भी लगाते, तो वहां पे उस लेवल पे अगर थोड़ा सा डाल दिया, जैसा खेती में पहले थिमेट डालते थे, इस तरह सा अगर डाला जाए, या उसका घोल बना के उसमें अगर वो जो पौधे है, जो सीडलिंग है, वो सीडलिंग को डुबाया जाए, ताकि उसमें का कुछ पार्ट उसको यदि मिल जाता है, चिपक जाता है, और उसके बाद में अगर फसल लगाई जाए, तो निश्चित रूप से निमेटोड जो खाते हैं वो छिलके या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, तो कंट्रोलिंग में कुछ ना कुछ उसका असर हो सकता है। हालांकि ये प्रयोग की बात है, तो मैंने अनुभव किया, और प्रयोग यदि हो सकता है तो निश्चित रूप से इस तरह का किया जाना चाहिए। इसके साथ मेरे वाणी को मैं विराम करता हूं। ठीक है सर। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर दुबे जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय शरद वर्मा जी को कि वो आए और अपने परिचय के साथ आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट महोदय से संवाद करने का करें। जी ओम, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की मुख्य अतिथि की चर्चा बहुत जरूरी है। जो रोप तैयार करते हैं हम लोग सब्जियों की, और बहुत सारे प्लांटों में नेमाटोड की जो बीमारी होती है, वो बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरे ख्याल जो पूजा में हम लोग कॉपर का जो लोटा यूज करते हैं, शायद वो इसलिए जो संस्कृत में जो लोटे को उपयोग किया गया है, शायद इसलिए किया गया होगा कि ये आगे चलकर एक फंगिसाइड के रूप में काम कर। और जी से पूछना चाहता हूँ कि इसको अगर ये लोटे में हम लोग, आपकी आवाज बहुत कट हो रही है सर। थोड़ा सा शरद जी आप जो है नेट पर आ जाएं। आपकी आवाज नहीं आ रही शरद भैया। चलिए, जब तक शरद भैया की आवाज नहीं आती है तो रामकृष्ण रघुवंशी जी वहां से शुरुआत करें। जी, शरद भैया जो पूछ रहे थे उसी से रिलेटेड कुछ मेरे क्वेश्चन थे मेहुल जी से, कि अभी जैसे हमारे पास घर में जो पुराने दहेज, जो बेटियों को दहेज दिया जाता था, तो उसमें 3 बर्तन होते थे। एक पीतल का होता था,
बड़ा कुंडा, एक उसके साथ तांबे का घड़ा होता था, और एक तो अभी मेरा ये है कि आप कॉपर के को छाछ के अंदर डालने की बात कर रहे हैं, तो यदि अगर हमारे पास पुराना कोई घड़ा है तो अगर छाछ को ही हम उस घड़े के अंदर डाल दे तो वो मेरे हिसाब से शायद ज्यादा डेवलप होगा, या उससे कोई दूसरे आपने कभी अनुभव किया हो साइड इफेक्ट्स वगैरह का। और आपने जो अमरूद वाली समस्या बताई, ये जितना भी यूपी से अमरूद यहाँ पे आया है उसके कारण कई फार्मरों ने के यहाँ नीमाटोड आ गया है, और नीमाटोड की जो दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध है वो इतनी प्रभावी नहीं हुई है और बहुत लॉस हुआ है फार्मर को। तो अभी हम ये पूछ रहे थे कि अभी वो जो पूरा घड़ा रहता है उसके अंदर अगर छाछ को डाल दिया जाए तो वो कितना प्रभावी रहेगा जी। वो एक थोड़ा रिसर्च का पर्पस हो गया, ट्रायल का, लेकिन मेरे हिसाब से क्या होगा कि भाई छाछ के अंदर पूरे घड़े को ही अगर छाछ से भर दोगे तो परिणाम तो मिल सकता है, लेकिन ऐसे केस में कंसंट्रेशन कितना बढ़ रहा है वो टेस्ट करना पड़ सकता है जी। लेकिन एक काम कर सकते हो मेरे हिसाब से कि भाई जैसे कॉपर अब डालना है तो एकदम पतली छाछ, जितनी ज्यादा पतली रख सको, अगर पूरे कॉपर के घड़े में करना है तो एकदम पतली छाछ को लेके करोगे तो ज्यादा रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि उसके अंदर जितने कम बैक्टीरिया रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पूरा घड़ा कॉपर का रहेगा ना तो वो कोई बैक्टीरियल एक्टिविटी को बढ़ने ही नहीं देगा, फिर वो तो कोई बैक्टीरिया होगा तो भी वो हो सकता है कि मर जाए अंदर, तो खाली कॉपर का ही काम हो सकता है। अगर कॉपर का घड़ा लोगे तो कॉपर ही बढ़ेगा अंदर, और कॉपर को ही बढ़ाना है तो उसके लिए कॉपर का घड़ा ठीक है मेरे हिसाब से। तो मेहुल जी मतलब मान लीजिए स्पेशली अपने को नीमाटोड का ही अमरूद में अगर ट्रीटमेंट करना है तो ये उस घड़े में किया जा सकता है? किया जा सकता है, कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उसमें। तो नॉर्मल में मैं तो कहता हूँ छाछ कर सकते हो, छाछ भी अगर छाछ नहीं करते खाली पानी भी आप करते रखते हो उसको 20-20 दिन के लिए, खाली पानी को भी प्लेन वाटर को रखोगे तो 20-25 दिन वाला यूज करोगे तो उसमें भी कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो वो भी आप यूज करोगे तो जमीन के अंदर, लेकिन वो कंटिन्यू जाएगा तो उसका फायदा मिलेगा ही। लेकिन जिसको ज्यादा समस्या है, समझ लो कि आप कॉपर का घड़ा है, वो तो कैसा है जैसे हम लोग घर में पहले कॉपर का ही खाने का भी बर्तन कॉपर के थे और फिर पानी भी कॉपर के उसी में पीते थे, लेकिन वो ऐसा था कि भाई उसमें कंटिन्यू पानी भरा रहता है 24 घंटे के लिए, तो अंदर कुछ 0.001% भी कॉपर अंदर ऐड होता होगा जो बॉडी के लिए अच्छा होगा। बच्चों में कृमि नहीं आता, बच्चों में भी निमेटोड आता ही है ना, तो वो भी एक तरह का कृमि है। तो ऐसा पानी पीने से जब हमारे बॉडी में भी फायदा होता है तो जमीन को भी होगा। लेकिन ऐसे किसान कि जिसको समस्या ज्यादा है, अभी समस्या ही है, तो उसको मुझे लगता है थोड़ा बहुत सिंथेटिक कॉपर बाहर से लेके जो रेडीमेड मिलता है लैब ग्रेड, वो कॉपर जमीन में ज्यादा चलाने से विथ माइक्रोन्यूट्रिएंट समस्या को जल्दी कंट्रोल की जा सकती है, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है, उसमें टाइम लगेगा। और जिसको सीवियर अटैक है फिर ऐसा ना हो जाए कि अबे हाथ में वो हाथ सड़ने को है और उसको फिर इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में उस टाइम ऑपरेशन करना पड़े, तो कर लेना चाहिए, उसके लिए जान नहीं गवा सकते। तो ऐसा केस जिसको है उसको तो इमीडिएटली जो इसके लिए जरूरी एक्शन है वो ले लेना चाहिए, और उसके बाद ये कंटिन्यू ये चीज यूज करने से लंबे टाइम के लिए फायदा मिलेगा। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंश जी, शायद शरद वर्मा जी आ गए होंगे नेटवर्क में, जैसे ही आ जाए तो आप हैंड रीच कर दें। मैं आदरणीय ओमकार नाथ जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, आप आए अपनी बात करें। जी मुख्य अतिथि मेहुल सर को नमस्कार। मैं ओमकार नाथ पलामू झारखंड से हूँ। सर बागवानी खेती करता हूँ सर, और इस समस्या मेरे यहाँ है कि बहुत सारे पौधे, शीशम पौधे लगाए थे, गम्हार लगाए थे, और पिछला साल संतरा भी लगाया, तो बहुत बड़ा समस्या है, वो पौधे सूख जा रहे हैं। शीशम का पौधा करीब 10 बरस 15 बरस के पौधा होकर सूख गया और पूरा मोटाई नहीं ले पाया। फिर और भी नींबू है, संतरा है, आम के पौधे हैं जो कलमी होते हैं, तो ये सूखने वाला बहुत बड़ा समस्या है। तो हमको ये किस तरह का समस्या है हमको बताने का प्रयास करें, क्या ये निमाटोड की समस्या तो नहीं है, क्या बताने की कृपया करें। निमेटोड हो सकता है, नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन वो तो उसके जो जड़ है वो और उसका जो मेन स्टेम है उसको देख के पता लगाया जा सकता है। लेकिन आपकी समस्या सुन के ऐसा लग रहा है कि ये विल्टिंग का प्रॉब्लम होगा, बैक्टीरियल हार्मफुल बैक्टीरिया का ग्रोथ आपके मेन स्टेम के नीचे बढ़ गया होगा
इसलिए वो मैंने आपको बताया था ना कि इसकी वजह से आपका पौधा गिर जाता है। तो ये विल्टिंग ही होगा आपका, इसलिए पौधा आपका मर रहा है। उसमें भी ये एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी वाला फॉर्मूला ही आपको ज्यादा काम करेगा। तो आप प्रिकॉशन में कुछ ना कुछ चालू रखना है ऐसी चीजें। तो इसका जो मरने का जो रेशियो है, जैसे एज एग्जांपल आपका 1 महीने में 500 पौधे मर रहे थे, तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपको इमीडिएटली उसको बंद करना है तो फिर कंसंट्रेटेड फॉर्म में आप कॉपर और वो चीजें लोगे तो जल्दी मंदोक से हो सकता है मरने का प्रमाण। धीरे धीरे मारने का प्रमाण करना है तो आप इसको कंटिन्यू यूज करो। 500 की जगह फिर वो 300 मरेगा, फिर 100 मरेगा, फिर 20 मरेगा, फिर धीरे धीरे होकर कम हो जाएगा, मरने की संख्या कम हो जाएगी। क्या क्या इसमें यूज करें, क्या इसके लिए प्रयोग करें? इसके लिए जैसे कॉपर का सॉल्यूशन अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आपकी एग्जैक्ट समस्या क्या है वो क्या है कि आपको ही पता है और आपके पौधे को पता है। तो वो पौधे का कुछ सैंपलिंग करवा के ही पता लगाया जा सकता है। लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि विल्टिंग ही होगा, लेकिन कॉन्फिडेंटली मैं कह नहीं सकता क्योंकि वो तो बिना देखे बताना थोड़ा मुश्किल है। आप मुझे ऐसा हो तो देखा सर, उसमें सर दीमक वगैरह का प्रॉब्लम नहीं देख कहीं तो विल्टिंग ही होगा मेजॉरिटी केस में। इसको सर ड्रिप से देना है सर या स्प्रे से भी काम चल सकता है? आप इसको ड्रिप में भी दे सकते हो प्रोडक्ट को, क्योंकि कंटिन्यू तो आपको ड्रिप में ही देने से आपको शांति रहेगी। बाकी इमीडिएटली सॉल्यूशन के लिए कॉपर सॉल्यूशन अच्छा लेके उसको पौधे के ऊपर, आपको पता हो तो पहले बोर्डो पेस्ट लगाते थे। बोर्डो पेस्ट लगाने के पीछे का पर्पस भी ये था कि भाई जो जड़ें सूख जाती थी या जड़ों के ऊपर पेस्ट आ जाता था, जड़ों में फंगस बढ़ जाता था, इसीलिए बोर्डो पेस्ट लगाते हैं ताकि उसकी जो मेन स्टेम है वो सूखे नहीं। आप बोर्डो पेस्ट का भी यूज कर सकते हो इसमें। बोर्डो पेस्ट तो खुद फार्म में बोर्डो पेस्ट क्या है सर? किया था। बोर्डो पेस्ट क्या है सर? नहीं समझे। बोर्डो पेस्ट भी वो भी ओंकारनाथ जी, आपका लाइट थोड़ा कम कर दीजिए, चेहरा ठीक नहीं आ रहा है, लाइट कम कर दीजिए ओंकारनाथ जी। बोर्डो पेस्ट के लिए सर आप मुझे पर्सनली फोन कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि वो बनाने का विधि भी 5-10 मिनट लगेंगे बनाने के समझाने के लिए, और रेडीमेड भी मिलता है मार्केट में आजकल तो। लेकिन बोर्डो पेस्ट एक नॉर्मल प्रोडक्ट है जो काफी सालों से यूज होती है, और वो भी एक एज अ ऑर्गेनिक प्रैक्टिस टाइप ही है, और वो हार्मफुल नहीं है, रेसिड्यू फ्री प्रोडक्ट है वो। बोर्डो पेस्ट से भी आपकी समस्या सोल्व हो सकती है मेरे हिसाब से। आप मुझे ऐसा हो तो फोन करके पूछ लेना, मैं आपको सब बता दूंगा कि उसको फार्म पे कैसे बनाते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, सादर जी। ओम भाई। आज का ये सत्र बड़ा सुंदर चल रहा है, निमोटोड के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है और ये भी पता चल रहा है कि वो कहाँ से फैला। चर्चा सत्र के अंदर दादा किशोर दादा ने एक प्रश्न किया है, उसमें बताया था कि वो उड़द और सन 2 का खेती में इस्तेमाल होता है। तो जब 1996 में खेती शुरू किया था तो हमारे यहाँ पुराने किसान हमको ये बताते थे कि हमारी खेती में अगर पैदा होना बंद हो गया या फसल मरने लग जाती थी तो वो बोलते थे कि इस साल हम उड़द लगाएंगे या सन लगाएंगे। सन और उड़द की फसल लेने के बाद हम जब दूसरी बार उसमें फसल लगाते थे तो वो फसल बहुत अच्छी आती थी और रोग मुक्त रहता था। ये पुराना, आज से 30 साल पुराना मेरा अनुभव है जो मैं इस मंच के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। एक हमारे इस योगाहार कार्यक्रम के 2 नवनील हैं, युवा वैज्ञानिक है, भैया शरद भैया और रघुवंशी भैया, दोनों की एक प्रश्न आया है कि तांबे के घड़े का और तांबे के लोटे का। ये तांबे के लोटे का पूजा में इस्तेमाल भैया पूछ रहे थे, शरद भैया, और घड़े का जो हमारा दहेज में दिया जाता है, पीतल का घड़ा, तांबे का घड़ा, ये जो दिए जाते थे सब, ये हमारे यहाँ कॉपर को शायद हम लोग सोने के बाद की सबसे पहली धातु मानते हैं। और हमारे यहाँ लोकगीतों में गाया जाता है, तांबे के हंडे में ताता सा पानी, ताम्र के पात्र में गर्म पानी रहता है, उसमें उसकी जो प्रक्रिया है वो तप्त हो जाती है, धीरे धीरे हो जाती है, जैसा आप कह रहे हैं कि कॉपर की धीरे धीरे वो रिलीज करता है। तो तांबे के कण हमारे शरीर में जाएं, हमारा शरीर तांबे के पिए हुए पानी को स्वर्ण क्रिया में, स्वर्ण अणु में परिवर्तित कर देता है। ये उसका प्राकृतिक स्वरूप है। बहुत पहले हमने कृषि में भी ये सुना था
कि कीटनाशक डालने के लिए हमको पुरानी पद्धति में छाछ और तांबे का टुकड़ा और आक के पत्ते, आंकड़ा जिसको बोलते हैं, अर्क, हाँ जी, हाँ जी जी, उसके पत्तों का इस्तेमाल हम लोग किया करते थे। ये 3 इसमें चर्चा में जो आए थे, मेरे नॉलेज में थे, मैंने आपसे शेयर किए हैं। नहीं बराबर है घड़े आपकी का बात। जी, घड़े में छाछ डालने से वो जहर बन जाता है, और इसीलिए पूजा के पात्रों में जो पंचामृत इकट्ठा किया जाता है वो ताम्र पात्र में नहीं किया जाता। भारत के किसी भी मंदिर के अंदर दिया जाने वाला प्रसाद तांबे के पात्र में नहीं रखा जाता, जिसमें पंचामृत जिसको हम बोलते हैं, दूध, शक्कर से मिलकर पंचामृत बनता है, शक्कर के शहद कर लेते हैं। अगर इसको दिया जाएगा तो इससे जहर बन जाएगा। जब स्टील लॉबी भारत में हावी हुई थी तो उन्होंने ताम्र पात्रों को बाहर निकालने के लिए कुछ मंदिरों में ये प्रयोग किए थे कि तांबे के बर्तनों से प्रसाद बंटवाया था, जिससे लोगों जनमानस में जो श्रद्धालु वहां गए उन्होंने तांबे के पानी उसको प्रसाद को लिया, तो उससे बहुत बड़ा स्कैंडल खड़ा हुआ भारत के अंदर। और धीरे से हमारे समाज से तांबे का जो पात्र था, जो कि स्वर्ण क्रिया करता था और मानव शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक था, उस तांबे को हमने बाहर कर दिया। तांबा हमारी पहली धातु है। तांबा शरीर के अंदर स्वर्ण क्रिया करती है। स्वर्ण भस्म खाने की जरूरत नहीं है, इजीली समाज को उपलब्ध हो, इसलिए तांबे के पात्र का पूजा पद्धति से जुड़ाव कर दिया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी। शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपना तांबे के महत्व को बताया। आदरणीय रविशंकर मेहरा जी सादर आमंत्रित हैं। जी ओम। नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से रमेश मेहरा। सर, जो आपने लो कास्ट लैब वाली जो बात की है, जिसमें मीटर का उपयोग करके हम किस तरह से चीजों को परीक्षण निरीक्षण कर सकते, संबंध में मैं कहां से प्राप्त होंगे और इनका कैसा उपयोग किया जा सकता है? सारी चीज सर ऑनलाइन उपलब्ध है जी। हाँ, सारी चीजें ऑनलाइन उपलब्ध है। आप कहीं से भी अच्छे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ले सकते हो। और एक इसके ऊपर भी थोड़ा फर्जी वाला मार्केट भी है, तो इसमें कोई लोकल कोई प्रोफेसर या कोई हो आपके आजू बाजू किसी, उसको पूछ के अगर कोई कंपनी सजेस्ट करके आप लोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि काफी मॉडल्स है इसमें। आपको करना क्या है, उसके ऊपर मॉडल सिलेक्ट होता है, आपको टेस्ट क्या करना है, आप क्या चेक करना चाहते हो जमीन में। जी सर, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ये हम लोगों ने अभी एक प्रशिक्षण लिया है, उसमें लो कास्ट जो है बना रहे हैं, मतलब जिसमें हम बना रहे हैं ट्राइकोडर्मा और बवेरिया वेशियाना, इसके संबंध में, और माइको राइजियम। तो इसके संबंध में हम एक लैब डेवलप कर रहे हैं, मतलब लो कास्ट लैब। तो उसी में हम ये चीज भी जोड़ना चाहते हैं, जिससे कि हम और पर लोगों को बता सकें। तो ये हमारा एक प्रशिक्षण का मॉडल बनाना चाह रहे हैं सर हम। जी ओम। अगर आप ट्राइकोडर्मा वगैरह बना रहे हो तो आपको उसको चेक कैसे करते हो कि अंदर ट्राइकोडर्मा बन गया कि नहीं? अभी सर, अभी हम शुरू कर रहे हैं, अभी तो हमको वो मदर टिंचर ही नहीं मिल रहा, तो हम तो अभी इसी में लगे कि मदर टिंचर मिल जाए तो फिर उसको हम डेवलप करें। आपके लिए, आपको तो माइक्रोस्कोप फिर ये भी इसके लिए भी चाहिए होगा कि आपने जो चीज बनाई है वो एक्चुअल में बनी है कि बनी ही नहीं, खाली व्हाइट पानी बन गया है। तो उसके लिए भी आपको ये प्रोडक्ट तो वैसे ही चाहिए होगा। तो साथ साथ में इसको प्रोक्यूर कर लोगे तो सारी चीजों में काम आएगा। मतलब माइक्रोस्कोप से आप सारी चीजें देख सकते हो। जी जी जी। माइक्रोस्कोप की साइज होती है अलग अलग, और उसकी वेव लेंथ होती है कि आपको कितना डीपली उसको जूम करना है। तो वो चीज आप क्या बना रहे हो, क्या आपको देखना है, ये बैक्टीरिया देखना है, तो उसके लिए नॉर्मल माइक्रोस्कोप भी आपके लिए काफी है। नॉर्मल में चल जाएगा सर? हाँ, नॉर्मल में चल जाएगा, सारे बैक्टीरिया दिख जाते हैं उसमें। जी 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 जी। हाँ सर, किसी चीज को हम यदि दे रहे हैं तो कम से कम हम बता के तो बात कर सकें। हम अपने खेत में ही उपयोग कर रहे हैं तो हमें पता तो लग जाएगा कि केवल हम पानी बना रहे हैं कि कुछ नहीं, सही बात है। हाँ तो जी। और सर, जो आपने जो एनपीके नापने की जो मीटर बताया, उसका क्या है? क्या, मैं समझा नहीं। आपने एक और बताया ना कि एनपीके को भी हम वो पता कर सकते हैं कितना क्या है। सर, एनपीके का जो मीटर है
वो हम लोगों ने तो एक्चुअली पूरा सिस्टम लगाया हुआ है, उसके अंदर एनपीके का मीटर भी है, मॉइस्चर मीटर है, टीडीएस मीटर भी है, साथ में टीडीएस दिखाता है, टेम्परेचर मीटर भी इंक्लूड है, पीएच भी है, ईसीपीएच सर ये दोनों है। तो ये सर ये साथ अलग एनपीके मीटर एक रेडीमेड मीटर मिलता है जो 12-13 हजार का कुछ रहता है, और वो जमीन में डाले रखने से वो आपको एमोनिया फॉर्म में नाइट्रोजन दिखाएगा, फॉस्फोरस जी दिखाएगा और पोटाश दिखाएगा। जी जी सर, जी जी यस। जी ओम सर, जी ओम। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, सादर आमंत्रित है। धन्यवाद भाई। सिर्फ कुल्था का मतलब हॉर्स ग्राम होता है, यही बताने के जोड़ा। कुल्था मीन्स हॉर्स ग्राम। अच्छा, ओके ओके ओके। ओके, ठीक है। आदरणीय राजीव सिंह जी, सादर आमंत्रित है। ओम, सदन को प्रणाम। मेहुल जी बहुत अच्छा ज्ञान दिए, अरे नहीं सर, ज्ञान तो कुछ नहीं है सर, और इसको सहजता से दिए। एक कॉपर की मात्रा को ज्यादा होने का कोई नुकसान हो सकता है क्या? इसीलिए नहीं हो सकता नुकसान कि हमारा खेत इतना बड़ा होता है सर, उसमें अगर आप कितना कंसंट्रेशन बढ़ा के कितना बढ़ाओगे, तो इतने बड़े हाँ खेत में उसका कुछ ज्यादा नुकसान वाली बात नहीं है सर। हाँ, वो सही है कि मिट्टी का इतना मात्रा, टनों में मिट्टी है, हाँ हाँ हाँ, उसको देने से कुछ हो जाएगा, वो लेस मात्रा। दूसरा एक प्रश्न ओमकार जी ने जो बहुत बड़ा एक प्रश्न किया था, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तक के शीशम के पेड़ जो सूखे, तो एक व्यक्ति का नहीं सूखा है, वो पूरा ये क्षेत्र के पेड़ सूखे हैं 25 साल 30 साल पुराने। वो एक अच्छा। बड़ा महामारी का विषय है वो। ओके। जी, जानकारी के लिए हमने इस विषय को रखा है। इसको अगर कभी मौका मिले तो इस विषय पे कुछ करना चाहिए कि क्या संभावना है, क्या हो सकता है। सर इसमें जैसे आप बता रहे हो ना, इसमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोई ऐसे बैक्टीरिया हार्मफुल डेवलप हो जाते हैं जमीन में, और वो हवामान की वजह से भी बदलते रहते हैं बैक्टीरिया। तो वो अगर एक बार टेस्ट करके या फिर पता लगा के उसके ऊपर ट्रीटमेंट की जाए ना, तो रुक सकती है ये चीजें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे ये समस्या गुजरात में आई थी काफी साल पहले, कि यहाँ पे ये जो थे, यहाँ पे सागवान के जो पेड़ थे, वो कुछ साल ऐसे आए थे कि उसने सूखने चालू कर दिए थे। अब सागवान तो रफ एंड टफ क्रॉप है, उसको तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था। फिर वो सूखना चालू हुआ कंटिन्यूअसली, उसको भी ऐसा नीचे से ही मेन स्टेम जो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, उसका शुरुआत का जो 1-2 फीट का एरिया है, वहां से ही पौधा वो बैक्टीरिया इतना बढ़ जाता था कि वो गल जाता था, उधर से ही वो गलने के बाद पौधा गिर जाता था। ये समस्या इधर भी आई थी, लेकिन वो 1-2 साल थी, फिर लोगों ने वहां पे ये बोर्डो पेस्ट या और ऐसी ट्रीटमेंट करके पौधों को बचा लिया, जो प्राइवेट किसान थे उसने, और फिर वो उसके बाद पौधे बच गए। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम पता लगाने के बाद वो बड़े खेत या ये जिसकी भी फार्मिंग है उसको रोका जा सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, वो रुक सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सदन में आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे चीफ गेस्ट महोदय से संवाद करने का प्रयास करें, अगर आवाज पहुंच रही हो। जी जी, सदन को मेरा प्रणाम। आज बहुत अच्छी जानकारी मेहुल जी ने दी। मैंने भी थोड़ा नेमेटोड पे, ये जो माइक्रोस्कोप की आप बात कर रहे थे, तो ये उस पे काम किया है, ये जानने की कोशिश की है कौन से हार्मफुल नेमेटोड हैं और कौन से बेनिफिशियल नेमेटोड हैं। इनको माइक्रोस्कोप में कैसे देखा जाए। माइक्रोस्कोप की आप बात कर रहे थे, तो जो आप 3000 वाला माइक्रोस्कोप कह रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जो पोलराइज माइक्रोस्कोप है वो इस समय इंडिया में 25-26 हजार का है। वो बड़ा वाला, बराबर है सर, बराबर। हाँ हाँ, तो इसमें मैग्निफिकेशन है क्योंकि बैक्टीरिया तो 400 हाँ सर, हाँ सर, हो जाता है सर, इतना मैग्निफिकेशन है इसमें। यस सर, यस सर। हाँ हाँ, तो फिर ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है कि 3000 कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, और ये फार्मर रख सकता है अगर एजुकेटेड फार्मर है। दूसरा मैं ये जानना, थोड़ा क्लैरिटी चाह रहा था कि आपने कहा कि
आपने काफ़ी स्टडी की इसमें, तो आपको ये लगा कि जो हम केमिकल फार्मर तो खैर त्रस्त है ही, हमें अपनी ज़मीन को जो है गोबर ज़्यादा देना चाहिए, तो एक नेमाटोड कंट्रोल हो जाता है। दूसरा आपने कहा कि छाछ वाला जो एक्सपेरिमेंट है, छाछ और तांबे वाला, तो इससे नेमाटोड कंट्रोल होता है। तो क्या मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि केवल छाछ वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये कॉपर वाला, इससे क्या नेमाटोड कंट्रोल होगा या फिर गोबर भी आपको देना पड़ेगा? जैसे मैंने पूरा साइकिल बताया आपको कि ज्यादातर नेमाटोड वहीं पे पाया गया है कि भाई जहाँ पे माइक्रो क्लाइमेट जमीन का डिस्टर्ब हुआ हो, ठीक है। और मोनोकल्चर में ये प्रॉब्लम या ये समस्या सब जगह है। अब करना क्या है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट जमीन में बढ़ाने के लिए वेरियस ऑप्शंस है, उसमें से गोबर एक इसका ऑप्शन है कि आप उससे दो फायदे होते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट भी जमीन को मिलता है और साथ में ऑर्गेनिक कार्बन भी जमीन का बढ़ता है उसके कंटिन्यू यूज करने से। तो मैंने पहले जैसे बताया, मेरा सबसे पहला सेंटेंस यही था कि कोई भी बीमारी को रोकने के लिए या फिर आने वाली समस्या है ग्लोबल वार्मिंग ये वो, उससे बचने के लिए हमारे हाथ में एक ही चीज है कि हम प्लांट की इम्यूनिटी के ऊपर काम करें। प्लांट में इम्यूनिटी अच्छा रहेगा तो कोई भी प्रॉब्लम से लड़ लेगा। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के काफी अलग अलग तरीके हैं, जैसे कोई ग्रीन मैन्योरिंग करता है, शण लगाता है, या उड़द की बात कर रहे थे भाई, या गोबर को यूज करने से भी पौधे में इम्यूनिटी बढ़ता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के जो भी वेरियस ऑप्शन है वो यूज करने चाहिए। कोई रेगुलर जीवामृत चलाता है, घन जीवामृत चलाता है, पंचामृत डालता है, जो भी डालते हैं। तो इम्यूनिटी के पार्ट ऑफ इम्यूनिटी ये गोबर का खाद है, समझ लो। गोबर का खाद डालना ही डालना है, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन पार्ट ऑफ इम्यूनिटी है। ओवरऑल मतलब अगर हम साइंटिफिक उसमें बोले तो ऑर्गेनिक कार्बन प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है, साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा, ऑर्गेनिक कार्बन और बढ़ेगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट बढ़ाना है। तो यस, क्या हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बाहर से भी दे सकते हैं? वो तो मतलब मैंने बताया ना जो कि जैसे केमिकल समझ लो, फॉर्म में आते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सॉइल ग्रेड माइक्रो न्यूट्रिएंट तैयार मिलते हैं ना, तो वो इतने हार्मफुल नहीं है और एसिडिक भी इतने नहीं रहते, वो तो वो जमीन को नुकसान नहीं करते ज्यादा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको इमीडिएटली बढ़ाना है, प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो मार्केट से आपको कुछ चीजें लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे मैं तांबे वाला यूज हम लोग, छाछ वाला यूज हम लोग करते हैं, लेकिन वो लिमिटेड जगहों पे कर सकते हैं जहाँ पे फार्म छोटा हो। लेकिन हमारे फार्म के स्केल इतने बड़े हैं ना कि छाछ वाला हमारे लिए भी मुश्किल होता है। हम तो रेडीमेड कॉपर लेके उसी में से सारा प्रोसेस करके ही फार्म में डाल रहे हैं। तो उससे क्या है कि हमको समस्या थी, जिसको समस्या नहीं है उसके लिए छाछ वाला ऑप्शन इसीलिए ठीक है कि वो प्रिवेंटिव में चले, उसको प्लांट को भी इम्यूनिटी भी मिलेगा और प्लांट के अंदर ये समस्या है भविष्य में उसको आया नहीं। जैसे जिसके अमरूद है, तो अमरूद में संभावना है कि भाई निमेटोड आ सकता है, तो वो लोग अभी से क्यों यूज ना करें। जैसे हम लोगों को समस्या हो गई है तो हमको अब सिंथेटिक लेना पड़ेगा, कॉपर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा जमीन में, इसलिए हम लोग रेडीमेड यूज करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी और कॉपर भी। लेकिन ये प्रिवेंटिव चलना है कि अभी ट्रीटमेंट करना है, वो दोनों ऑप्शन है। तो किस में जाना है वो नक्की करने के बाद ट्रीटमेंट करना चाहिए सर। जी जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो नेमाटोड की जो प्रॉब्लम है वो कॉपर से रिलेटेड है, डेफिशिएंसी हो जाती है कॉपर की जमीन में। नहीं, कॉपर की वजह से ही निमेटोड है ऐसा नहीं है, उसमें तो काफी फैक्टर है। आप तो आई थिंक साइंटिस्ट तो कोई बता रहे थे सर, तो आपको भी पता है कि भाई माइक्रो क्लाइमेट बिगड़ने से ही निमेटोड बढ़ रहा है, या निमेटोड को सूटेबल क्लाइमेट मिल रहा है तो बढ़ रहा है। लेकिन जमीन को अगर हम लोग कॉपर का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो निमेटोड की संख्या, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो रही है। मेरा कहने का मतलब वो है जो हमने अब तक ऑब्जर्व किया है। जी जी, हाँ, एक ऐसी स्टडी भी है कि नेमाटोड इसलिए बढ़ रहा है कि हमारे जमीन में जो है बैक्टीरिया ज्यादा हो रहा है और फंगस कम है, जो बेनिफिशियल फंगस है जैसे माइकोराइजा और जो हाँ, हेल्पफुल मतलब फंगस सीधी होते हैं। बात है सर कि वो माइक्रो क्लाइमेट जो जमीन का है वो बिगड़ रहा है, जो बैलेंस सारी चीजें थी वो नहीं है, इस वजह से निमेटोड बढ़ रहा है। अब जिसको समस्या सीवियर है कि भाई 1 साल के बाद सारा बगीचा खत्म होने वाला है, तो उसको क्या है कि कुछ चीजों को अभी एडॉप्ट करना जरूरी है। जैसे हमने एडॉप्ट किया कि भाई कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर यूज करना चालू किया, तो हमको इमीडिएटली उसका फायदा मिला। अच्छा है कि हम केमिकल की जगह पे ये चीज ले रहे हैं, तो ये चीज लेने से हमको इमीडिएटली बेनिफिट मिला है, जो जमीन को भी नुकसान नहीं कर रहा है, क्रॉप में कोई रेसिड्यू भी नहीं छोड़ रहा है, और प्रोडक्ट भी हेल्दी बन रही है, प्लांट को इसका शॉक भी नहीं लग रहा है। केमिकल में तो दोनों नुकसान है, केमिकल भी जा रहा है जमीन में
और काफी चीजों को वो मार भी रहा है, खर्चा भी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजों से हम लोग दूर रह सकते हैं, इसका ये ऑप्शन है। जी जी जी, धन्यवाद। थैंक यू आदरणीय रावत जी। आदरणीय कुलदीप उनियाल जी सदन में उपस्थित हैं। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप सादर आमंत्रित हैं, आप संवाद करने का कष्ट करें। आदरणीय कुलदीप उनियाल जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच रही। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चीफ गेस्ट महोदय से संवाद करने का कष्ट करें। आपके पास आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। शायद आवाज वहां भी नहीं पहुंच रही है, तो मैं सीधा भुवनेश्वर राय जी के पास चलता हूँ। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आप आए और हमारे चीफ गेस्ट महोदय से संवाद करें। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आज के मुख्य अतिथि ने अपना जो जीवन का एक एक्सपीरियंस बताया, बहुत ही लाभदायक रहा। और निश्चित रूप से जैसा कि आप सब लोगों ने सुना कि हर पहलू पर कहने का मतलब कि अगर आपकी मिट्टी अच्छी है, उसमें न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में है, माइक्रोन्यूट्रिएंट पर्याप्त मात्रा में है, तो फिर कीड़े बीमारियां भी कम लगती हैं। इसी यह स्पष्ट होता है। जैसा कि कॉपर की यूज से नेमाटोड में ज्यादा सफलता मिलता है, क्योंकि सर का अनुभव बहुत अच्छा है, काफी दिनों का अनुभव है और उन्होंने बिल्कुल उसको सिस्टम के हिसाब से काम किया हुआ है, जांच करके किया हुआ है। तो निश्चित रूप से ये समझने योग्य बात है और इसको भविष्य में हम लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, अपने खुद चेक करने की जरूरत है उसको इस तरह से देख करके। और फिर जैसा अनुभव एक बहुत बड़ी चीज है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप अपना अनुभव दिखाते रहें, अपना अनुभव करते रहें, तो निश्चित रूप से आप हर व्यक्ति एक वैज्ञानिक है। तो इस तरह से आज जो हमारे मुख्य अतिथि जी ने बताया वो बहुत अच्छी बात रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। और हमारे जी बने सिंह जी, आप अपना सवाल करें। जी, सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि जी हमारे, मैं बने सिंह आर्य मध्य प्रदेश जिला आगर मालवा से हूँ। हाँ जी, कैसे हो सर? हाँ जी, यस। आपने जो आज जो जानकारी बताई उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट वो है कि प्लांट का इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान रखना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। यस। और प्लांट ही नहीं, हमारी सभी फसल के जो आने वाले रोग है नेमाटोड, जो आप जो जानकारी दे रहे हैं, इसका उपचार हमारे भारतीय संस्कृति में हमारे प्रत्येक किसान के घर में अनलिमिटेड उपलब्ध था और वर्तमान में अभी भी है, परंतु इस परंपरा को हम भूल चुके हैं। तांबे के पात्र वाला जो विधि आप लोगों ने बताया ये, और गाय के उपले से जो अपने कंडे से जो राख बनती है वो, इन दोनों चीज़ों का उपयोग मैंने 2000 में मैंने जो लगाया था संतरे का बाग 500 पौधे, उस पौधे में एक भी पौधे में मेरे नेमाटोड रोग नहीं आया, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का मैं अधिक मात्रा में उपयोग करता था हमारी खेती में। ओके। और नेमाटोड रोग को कैसे कंट्रोल किया जाए, 1 या 2 पौधे में आया था तो उसको वापस अपने कंट्रोल कर लिया। उसके एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे जो जिला कृषि विशेषज्ञ थे वो अपने प्लांट पर देखने भी आए थे। तो इन चीज़ों का हम अभी अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तो नेमाटोड रोग हमारी किसी फसल में नहीं आ सकती। ऐसा मेरा भी आप लोगों से सुझाव था, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाले आप लोग। आप क्या यूज कर रहे थे सर, बता सकते हो शॉर्ट में? जी, एक तो गाय के कंडे से जो उपले से जो राख बनती है वो अधिक मात्रा में हम उपयोग करते थे। प्रत्येक प्लांट को कम से कम 1 किलो हम देते थे प्रत्येक साल। ठीक है। और उनकी जड़ों में ही जिस पौधे को रोग आ जाता था उसको हम जैसे ये पीतल के पात्र में खट्टी छाछ डाल देते थे, उसको 1 हफ्ता रोकते थे और उसको निकाल करके कुछ पानी मिला करके उस पौधे की जड़ों का रूट ट्रीटमेंट करते थे उसके माध्यम से। वो और राख दोनों मिला करके, तो वो प्लांट में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं आता था। ओके, तो इससे नेमाटोड में भी आपको फायदा मिला? जी, आज मेरे बाग है ना वो करीबन 24 वर्ष का हो चुका है, अभी तक उसमें किसी प्रकार का कोई रोग कंट्रोल करने के लिए मैंने ऊपर से स्प्रे नहीं किया है। जो भी रूट जो किया है वो केवल जड़ में किया है, बराबर मिट्टी में किया है। राइट। जी,
ठीक है, तो आपका एक्सपेरिमेंट सुनने के बाद हमको हमारे एक्सपेरिमेंट में और ज्यादा विश्वास बढ़ता है कि भाई आपको पहले आपकी बात सुन लेते तो हम लोगों को ये इसके पीछे इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, जल्दी एडॉप्ट कर लेते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सदन के सभी लोगों से उम्र में छोटा हूँ। आपका अनुभव हमें मार्गदर्शन चाहिए हर व्यक्ति का, परंतु क्या हो बीच बीच में ऐसा प्लांट का इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए मैंने सदन में कई बार विषय भी रखा है कि हम हमारी केवल और केवल मिट्टी के ऊपर ध्यान देंगे तो प्लांट में होने वाला रोग कभी आएगा नहीं जीवन में। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सही बात। और कौन सी फसल किस मिट्टी में लगाना, उस मिट्टी में उस फसल के पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता है कि नहीं, ये हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और आज तक भारत के किसी सरकार के वैज्ञानिक ने और ना किसी साइंटिस्ट ने ये विषय नहीं समझाया कि सबसे पहले मिट्टी को ध्यान देना है और मिट्टी में होने वाले पोषक तत्व कितने प्रकार के हैं और उसमें कौन सी फसल लगाई जा रही है और फसल वो जो फसल लगा रहे हैं उस फसल के लायक मिट्टी में पोषक तत्व है कि नहीं। सही बात है सर। पहले मिट्टी का चुनाव करें, फिर फसल का चुनाव करें, या फसल का चुनाव करने से पहले मिट्टी में पोषक तत्व देने की योजना बनाएं। अभी उल्टा चल रहा है, पहले प्लांटेशन क्या करना है वो नक्की हो जाता है, उसके बाद नक्की करते हैं कि भाई अब जमीन में कैसे होगा क्या होगा, जबकि पहले जमीन देखने के बाद नक्की करना चाहिए कि इसमें सबसे अच्छा क्या चीज उग सकता है। सर आपकी आवाज नहीं आ पाई थी। आ रही है अभी? जी अभी आ रही है ना? आपकी बात बराबर है कि जमीन और पानी को देखने के बाद साथ में वेदर को भी ध्यान में रखते हुए ही क्रॉप का चुनाव करना चाहिए, तभी आपको अच्छे और ऑप्टिमम लेवल पे रिजल्ट मिल सकते हैं। जी 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 ये बहुत सुंदर। जमीन और पानी, हर किसान को जमीन और पानी देख करके ही अपना जो है क्रॉप्स का चुनाव करना चाहिए। आज के वार कार्यक्रम का ये अंतिम सुझाव मानकर हमारे चीफ गेस्ट महोदय का समझें, क्योंकि जमीन और पानी के अनुसार ही हम फसल कर सकते हैं। रमेश चंद्र मेहरा जी ने द्वारा हैंड रेज किया है, वो आमंत्रित है, और फिर शरद वर्मा जी तैयार रहे अंतिम वक्ता के रूप में। जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। जी ओम, मैं ये कह रहा था कि शरद वर्मा जी आ गए हैं, और तो वो कम से कम ये जो हम सब्जी भाजी पे जो इसका कैसा उपयोग कर सकते हैं इसके संबंध में भी पूछें। जी ओम, शरद जी। आदरणीय शरद वर्मा जी सादर आमंत्रित हैं, आप अपना बात रखें, संवाद करें, और फिर आप आभार भी ज्ञापित करने का कष्ट करें। शरद जी नेट में उनका प्रॉब्लम आ रही है, शायद उनका नेट काम नहीं कर रहा है। मैं दिनेश जी के पास चलता हूँ। आदरणीय दिनेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? दिनेश सेमवाल जी नहीं पहुंच रही है। जी हाँ जी आदरणीय, आपकी आवाज पहुंच रही है, सादर नमन। आप संवाद करके और आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी आदरणीय, मैं एक छोटी सी यात्रा पे था, छोटी सी अल्प यात्रा पे, लेकिन हमें आदरणीय दिनेश भैया, आदरणीय पवन कुमार सर ने हैंड राइज किया था पहले, और फिर जी आदरणीय, जी आदरणीय सर, स्वागत। जी आदरणीय धन्यवाद। धन्यवाद मेहुल जी, बहुत सुंदर। आज आपके जो डिस्कशंस की क्वालिटी है, जो संवाद हुआ है, मुझे लगता है कि फायदा सबको हुआ है आज के इसमें। आपका बहुत बहुत आभार भी है। और मैं एक बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुख्यतः आज का जो धातु जिसके ऊपर हमने चर्चा की है वो है कॉपर। तो कॉपर के ऊपर एक बड़ा मतलब मेरा अनुभव ये रहा कि पर्वतीय क्षेत्र में उत्तराखंड के जो पानी की व्यवस्था थी पहले, उसमें कुमाऊं क्षेत्र में वहां पर नौले बनते हैं जहां पानी नीचे से आता है। तो यहाँ के जो बाशिंदे हैं उस समय जो रहे, उनकी कॉपर को उपयोग करते हुए उन्होंने नौलों का निर्माण किया, और जहां से पानी का स्रोत था वहां पर कॉपर की एक प्लेट लगा दी। तो जब कॉपर की प्लेट लगी तो पानी का जो वो है ना, सफाई उसकी ऑटोमेटिकली हो गई, और पानी बड़ा स्वच्छ माना जाता था कि ये नौले का पानी है तो इसकी गुणवत्ता अच्छी है, लेकिन जानकारी किसी को नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब इसके बारे में पता लगा कि जो पुराने नौले बने थे 300 साल पहले, 400 साल पहले, उन सब में कॉपर की प्लेट लगी हुई थी। अब सवाल यह है कि कॉपर का जमीन से पहले तो निकालना, फिर उसका शोधन करना और उसको पानी के स्रोत के पास लगाना अपने आप में एक अद्वितीय कार्य था।
जिसके बारे में 300 साल पहले अगर ये चीज की उपयोगिता समझ ली गई थी यहाँ के वासियों ने, और पानी का उपयोग के रूप में उन्होंने कर लिया था, तो ये बड़ी आश्चर्यजनक चीज थी और हमारे लिए अपनी पुरानी परंपरा सभ्यता के ऊपर एक नाज करने वाली बात थी। तो इसी कॉपर का एक ये वाकया है, ये प्रसंग था, मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। और कॉपर के साथ हम जो ये हानिकारक जो जीव हैं, जैसे नेमाटोड हानिकारक है, या उसमें बैक्टीरिया जो है पानी में होंगे, तो ये सब चीजों का एक नाश करने वाला एक तत्व है, लेकिन उसकी भी एक टॉक्सिसिटी लेवल होगी, तो इसलिए भी एक समझना होगा कि इसको कितने उसमें संतुलित मात्रा में इसका उपयोग किया जाए। लेकिन निश्चित रूप से जो आपने बताया कि नेमाटोड जैसे जंतु का इसमें उसको उसमें कुलबुलाहट होती होगी, उसमें उसके आगे बढ़ने की क्षमता नहीं हो पाती है, तो निश्चित रूप से जो हमारी परंपरागत रूप से जो हम जो भूपेन शास्त्री जी ने जो वाकया बताया है, उसको हमें पुनर्जीवित करने का प्रयास करना पड़ेगा। और घर में भी, अगर हम शहर में भी रहते हैं, तो हमारे उसमें घरों में, मंदिरों में कॉपर के ही कई बार बर्तन होते हैं, और उसमें से जो अर्घ चढ़ाते हैं उसको हम अपने किचन गार्डन में या अपने पौधों में उसका उपयोग करें, तो शायद उसका भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। तो इस कॉपर धातु को भी आज प्रणाम करते हुए, इसकी उपयोगिता हमारे लिए, हमारे जनमानस के लिए और हमारे प्राचीन भारत की संस्कृति का भी इस हिस्सा इस प्रकार से रहा है। ना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे हम लोग संवाद करेंगे। मैं निश्चित रूप से जो आपके माइक्रोस्कोप है उसके बारे में जानने के लिए इच्छुक हूँ, और भी ऐसे कौन से टूल्स हैं जो कि हमारे किसानों के पास होने चाहिए और उसके फार्म पर होने चाहिए, इस विषय पर भी हम शायद आने वाले समय पर और बातचीत करेंगे। सभी को धन्यवाद। मेहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आगे सर। आप करते हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद। और कॉपर के बारे में आज पवन सर जी ने जो कहा है कि हमारे जीवन में, हमारे शरीर और जमीन में दोनों में कॉपर का हम प्रयोग करें तो बहुत लाभदायक होगा। और मैं अंतिम में आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और अगर कोई संवाद हो आपका, और सीधा आभार ज्ञापित करने का चूंकि समय हो गया है। और आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण आज संवाद किया, हम सबने जाना और हम सबने सुना, और आगे भी हम उम्मीद रखेंगे कि आपका मार्गदर्शन इसी बार कार्यक्रम में मिलता रहे। रंजना जी, आवाज आ रही है? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है आप तक, तो जी दिनेश जी। हाँ जी जी, आज से बड़ी सुंदर वार्ता रही आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी द्वारा। वो पहले भी आए थे और उन्होंने बहुत सारी नेमाटोड को कंट्रोल करने की बातें बताई थी, लेकिन आज जो संवाद रहा उसमें और इजाफा हुआ आज के संवाद में, क्योंकि हमारे किसान भाइयों ने भी आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि से संवाद किया। और वास्तव में नेमाटोड की समस्या मेरे ख्याल से पूरे जहाँ भी खेती है वहाँ है। और अभी मैं यहीं असम क्षेत्रों में घूम रहा था, हमने यहाँ पे कुछ अमरूद की पौध वगैरह लगाई हैं, कुछ अन्य फल लगाए हैं। तो ऐसे फोन आया था 2-3 दिन पहले कि वो उसका जो स्टेम है, उसका नया पौधा है, तो वो काला पड़ रहा है। हालांकि पानी भी बराबर मिल रहा है, नीचे न्यूट्रिशन वगैरह भी उन्होंने अच्छा दिया है, लेकिन तब मुझे ये अंदेशा है कि कहीं ये नेमाटोड का ही प्रभाव ना हो, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के आसपास से नर्सरी से लाया गया। तो मेरे शक के सुई अभी वहीं दी है सर। जी, और ये 3500 पौधे लगे हैं, तो उसमें से कोई 20-25 पौधों पे ये प्रभाव है, ऐसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में है नेमाटोड, ऑलरेडी है। यस तो हाँ, तो ये आपने ये मेरे लिए भी एक गाइडेंस दे दी है, और इस तरह से हमारे आदरणीय सदस्यों ने आपसे संवाद किया है, और ये संवाद और भी आगे बढ़ेगा। अब आप दूसरे दिन भी इस संवाद में भागीदारी लेंगे तो ये हमें हमारे लिए और भी लाभदायक रहेगा, फ्रूटफुल। और मैं बहुत सारी बातें तो नहीं सुन पाया, मैं बीच में ऐसे गाड़ी से जा रहा था, तो लेकिन अभी कुछ बातें शायद मैंने अपने लिए सुन ली हैं। रिकॉर्डिंग मैं सुनूंगा बाद में, और जो अन्य सदस्य हैं जो कि सुन नहीं पा रहे होंगे, जो लेफ्ट हो गए होंगे या फिर जो जुड़े नहीं होंगे, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लिंक के द्वारा हमारे योग आहार यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आज हमारे मुख्य अतिथि जी
जो शब्द हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहे और साथ में क्योंकि समय जो है वो अनुमति दे रहा है, तो मैं यही प्रार्थना मुख्य कि आप इस कार्यक्रम से जब समय हो अवश्य जुड़िएगा। बहुत सारे किसानों का इसमें भला होगा। और इसी क्रम में मैं आज की जो हमारे योग शिक्षक हैं आदरणीय उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और आदरणीय पवन सर का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने फिर से हमारे आदरणीय मेहुल जी को मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया है। और इसी क्रम में पतंजलि और उसकी सभी शाखाओं उप शाखाओं के आदरणीय सदस्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद जो लगातार जुड़े हुए हैं, जुड़ते रहे हैं और जो आज के हमारे मुख्य अतिथि जी को सुन रहे थे और इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इसी क्रम में आदरणीय अभिमन्यु जी, आदरणीय अजीत कुमार सिन्हा जी, श्री भगवान दास जी, श्री भुवनेश्वर राय जी, श्री भूपेंद्र शास्त्री जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, श्री इंद्र कुमार जी, श्री कृष्ण कुमार जी, श्री कुलदीप उनियाल जी, हमारे आदरणीय आज के श्री मेहुल मकानी जी और श्री नीलकंठ साबले जी, श्री ओंकारनाथ जी, हमारे श्री पवन कुमार सर जी और हमारी दीदी प्रणाली मराठी जी, श्री राजीव सिंह जी, श्री राजश्री कुशवाहा जी, श्री रमेश चंद मेहरा जी, श्री राम कृष्ण रघुवंशी जी, श्री रोशन लाल राउत जी, श्री संदीप सेन जी, श्री तुलाराम पटेल जी, श्री उमा